तो दोस्तों आज मैं एक बार फिर से आपके लिए एक कमाल की मांगा लेके आई हूँ जो कि आपको बहुत ही ज्यादा पसंद आएगी। तो कहानी के स्टार्टिंग में दोस्तों हम एक दो बॉक्सर को देखते हैं जो कि फाइट कर रहे थे रिंग में। एक साइड पे हमारा एमसी, दूसरी तरफ है लंबे बालों वाला अंडरटेकर। तो हमारे एमसी का सांस फूल चुका है तो फिर वो डबल जैब मारने की कोशिश करता है। लगातार वो कुछ न कुछ ट्राई करता रहता है लेकिन फिर भी अच्छी तरीके से एक हिट भी नहीं अपने अपोनेंट को लगा पाता। तो फिर वो लंबे बालों वाला एक तेज शॉट मारता है। तो फिर इसके बाद 2 हिट कॉम्बो देके तो फिर इसके बाद एक फिनिशिंग हिट देके अपने एमसी को गिरा देता है। क्राउड जोर जोर से चिल्ला रहा था लेकिन हमारा एमसी की आंखें सिर्फ समान को देख रही थी। दरअसल दोस्तों समान उसकी गर्लफ्रेंड है। तो फिर हम उसकी गर्लफ्रेंड को देखते हैं जो कि उसकी जीत के लिए प्रे कर रही थी। तो फिर हमारा एमसी अपने ख्यालों में चला जाता है। तो फिर हम कहानी को थोड़ा सा पीछे लेके चलते हैं जहाँ पर हमारा एमसी पहली बार अपनी समान को मिलता है। तो फिर हम देखते हैं वो समान से पहली बार हाई स्कूल में मिला था जब उसने हमारे एमसी का फोन लौटाया था। तो फिर उस लड़की को देखते ही हमारे एमसी को उससे प्यार हो गया। फिर इसके बाद हम उसके पिछले स्कूल का भी सीन देखते हैं जहाँ पर एमसी के साथ बहुत गंदे तरीके से व्यवहार किया जाता था। एक गैंग लीडर उसको कचरा मानता था। इनकी पूरी टीम ने एमसी को बहुत ही ज्यादा परेशान किया था, यहाँ तक कि एक लड़की को गंदे तरीके से घूरने का भी झूठा इल्जाम लगाया गया था। तो फिर गुस्से में गैंग लीडर ने एमसी को बहुत ही ज्यादा पीटा। ये मारपीट चलती रही। तो फिर एमसी को ये रियलाइज हुआ कि इन सब के पास गर्लफ्रेंड है लेकिन एमसी तो लूजर था, उसके पास कोई गर्लफ्रेंड नहीं थी। इसको लगा इस दुनिया में लूजर वही है जिसके पास गर्लफ्रेंड नहीं है। तो फिर एक बेवकूफी भरे दिमाग को यूज करते हुए उसने एक नए स्कूल में ट्रांसफर लेने का डिसीजन बना लिया। उसका सिर्फ एक ही एम था कि एक गर्लफ्रेंड पटाना। तो फिर हम देखते हैं जैसे समान ने एमसी को उसका फोन लौटाया तो फिर एमसी को लगा कि फाइनली उसका सपना पूरा होने वाला है। ये बंदा इमोशनली बहुत ही ज्यादा वीक है। तो फिर वो लड़खड़ाते हुए तो फिर वो समान से जोर से कह देता है कि वो उसके साथ घूमे लेकिन एमसी की किस्मत अच्छी थी कि समान ने ये बात नहीं सुनी। तो फिर समान ने उसको बात दोहराने को बोला तो फिर वो दोबारा बोल ही नहीं पाया। तो फिर घबराहट में वो उसका पीछा करने लगा। तो फिर एमसी उसका पीछा करते करते उसके घर तक पहुंच गया। तो फिर एक मौके पे समान उसको देख के चिल्लाती है लेकिन फिर भी हमारा एमसी तो बेशर्म था, वो तो प्यार में पागल था। तो फिर इसके बाद समान को थोड़ा और गुस्सा आने लगा तो फिर तभी वो एक पंच जड़ देती है लेकिन फिर कैसे न कैसे करके एमसी ने वो पंच ब्लॉक कर लिया था लेकिन फिर समान ने उसके पेट पे पंच मार दिया। तो फिर एमसी का शरीर कांप रहा था। तो फिर समान ने उसके माथे पे एक चुटकी को काटते हुए कहा, फट्टू लूजर। तो फिर वो कहती है, तुम्हारे जैसे लोगों से मुझे सख्त नफरत है। तो फिर समान बिल्डिंग के अंदर चली जाती है जो कि एक बॉक्सिंग जिम होती है। तो फिर हमें पता चलता है समान का पापा ही इस जिम का ओनर है। तो फिर हम देखते हैं समान अपने पापा से मिलती है, थोड़ी बहुत बातें करती है तो फिर वो ऊपर चली जाती है। तो फिर समान के पापा एक सिगरेट को जलाते हैं और हमारे एमसी को देखते हैं। तो फिर कुछ टाइम पहले उन्होंने देखा था कि कैसे उसने समान का पंच ब्लॉक कर लिया था। थोड़ा बहुत तो उसको पोटेंशियल दिखा था। तो फिर वो एमसी के पास जाता है लेकिन हमारे एमसी के मन में तो ये चल रहा था कि अब वो अपनी क्रश के पापा से भी पिटेगा। तो फिर उसके पापा उसके कंधे पे हाथ रखते हुए कहता है, क्या उसने बॉक्सर बनने के बारे में कभी सोचा है? तो फिर इनके बीच में काफी सारी बातें होती हैं। तो फिर इसके बाद कैसे न कैसे करके हमारे एमसी को मौका मिल जाता है एक बॉक्सर बनने का, एक जिम को ज्वाइन करने का। तो फिर समान जब जिम वापस आई तो फिर उसने एमसी को देखा। तो फिर हमारा एमसी समान की पर्सनैलिटी देखे, उसकी बॉडी देखे बहुत सारा डिस्ट्रैक्टेड हुआ। तो फिर ये बंदा बॉक्सिंग के लिए पागल हो गया था। और समान को एक्सरसाइज करता हुआ देख के वो इतना ज्यादा मोटिवेट हुआ कि उसने बॉक्सिंग को ही अपना मेन गोल समझ लिया। तो फिर इसके बाद उसकी रिंग में ट्रेनिंग शुरू हुई। तो समान ने अपने पापा से उसकी स्किल्स के बारे में पूछा। तो फिर उसके पिता सोचते हैं कि ये उस दिन के लिए एक आइडियल आउटकम जिसका वो इंतजार कर रहे हैं। तो फिर इसके बाद सीन शूट हो जाता है। तो फिर हमें क्लासरूम दिखाया जाता है तो जहाँ पर हम क्यों को देखते हैं जो कि अपनी गैंग के साथ क्लासरूम के अंदर आ रहा था। तो फिर स्मैन भी उसी क्लास में होती है। तो फिर तभी वो हंसने लग जाती है। तो फिर उसकी हंसी सुन के क्यों उससे भिड़ जाता है। तो फिर स्मैन ऐसे एक्ट कर रही थी जैसे उसने कुछ किया ही नहीं है। तो फिर वो उसे थप्पड़ मारने वाला था लेकिन फिर तभी वो रुक जाता है। तो फिर वो उसके कंधे पे हाथ रख लेता है। तो फिर वो उसे बेचारी क्रीचर कह के पुकारता है। तो फिर उसे डांटना स्टार्ट कर देता है क्योंकि स्मैन को एक डिसेबल पिता के साथ रहना पड़ता है। तो फिर अगले सीन में वो इसका ड्रिंक पकड़ लेता है और उसके ऊपर ही फेंक देता है, यानी कि ड्रिंक उसके ऊपर ही डोल देता है। हमारे पंजाबी में डोल देता कहते हैं। तो वर्समैन खुद को संभालते हुए अपनी सीट से उड़ती है। तो फिर तभी वहाँ पे हमारा एमसी आ जाता है। तो फिर वो उनका सामना करता है।
तो फिर तभी वो जो गैंग का लीडर होता है, उसका नाम क्यों होता है, वो आता है उसके पास। वो खूब कोशिश करता है उसको डराने की, लेकिन हमारा एमसी बिल्कुल भी नहीं डरता। तो हमारा हीरो क्लास में लड़ना नहीं चाहता, लेकिन वो सुमैन से प्यार करता है, इसीलिए वो सुमैन को बेइज्जत होने नहीं देगा। तो फिर तभी एमसी एक आंख मारता है और सुमैन को ये बात समझ में नहीं आती कि ये मुझे आंख क्यों मार रहा है। तो फिर वो बंदा अपना पंच को रेडी करके एमसी को मारने ही लगता है, लेकिन फिर तभी एमसी अपनी बॉक्सिंग पोजीशन में आ जाता है। तो सबसे पहले वो जैब मारने की कोशिश करता है, लेकिन फिर तभी वो उसके चेहरे के जस्ट नजदीक उसको रोक लेता है, जिससे वो बंदा डर जाता है। तो फिर वो अपनी बॉडी को ट्विस्ट करता है, तो फिर तभी वो एक कमाल का मुक्का मारने की ट्राई करता है। तो फिर उसका पंच गलती से लॉकर रूम में लग जाता है, तो फिर जिसकी वजह से उसका हाथ भी टूट जाता है। तो एमसी सोचता है क्या मैंने सच में अपना हाथ तोड़ लिया है। सुमैन उसे बिल्कुल भी इम्प्रेस नहीं हुई थी, क्योंकि भाई हमारे एमसी को तो कूल बनना था। अब देख लो कूल के चक्कर में इसने अपना हाथ तोड़वा लिया। तो फिर वहाँ पे जो स्टूडेंट खड़े होते हैं वो भाई हमारे एमसी के तो फैन हो गए। उनको लग रहा था कि इसने जानबूझ के लॉकर रूम पे मुक्का मारा है। दोस्तों असल में हमारा एमसी तो अपना टारगेट मिस होने पे अंदर ही अंदर जल रहा था, क्योंकि दोस्तों हाल ही में हमारे एमसी ने अभी सैंडबैग बॉक्सिंग शुरू की थी और अभी तक उसको एम करना अच्छे से आता नहीं था। तो फिर हम एमसी का हाथ देखते हैं जो कि जल रहा था, लेकिन फिर भी उसके चेहरे को देख के ऐसा नहीं लग रहा था कि उसको दर्द हो रहा है। तो फिर हम गैंग लीडर क्यों को देखते हैं, जो कि डरता हुआ कहता है मुझे अपनी दादाजी की मेमोरियल सेरेमनी में जाना है। तो फिर इतना कह के वो वहाँ से निकल जाता है। तो फिर वो क्लास से बाहर निकल ही रहा था, तो फिर तभी उसका दोस्त उसका हाथ पकड़ लेता है और कहता है हमारा बहाना बेवकूफी तरह लग रहा है, क्योंकि मेमोरियल टेबल तो अभी लगी भी नहीं है। तो फिर क्यों उसको चुप रहने को कहता है, लेकिन अंदर ही अंदर ये बंदा कांप रहा था। तो फिर हमारे एमसी को देखते जो कि उसी पोज में खड़ा था। तो फिर क्लासमेट ये सोच रहे थे आखिर ये बंदा वहीं पे क्यों खड़ा है, वही पोजीशन पे। वो लोग सोच रहे थे ये इतना स्ट्रॉन्ग है कि उसका पंच लॉकर में फंस गया है। तो फिर इसके बीच हमारा एमसी जोर से चिल्लाने वाला था, सिर्फ और सिर्फ अपने आप पे इसीलिए कंट्रोल रखा क्योंकि वहाँ पे अभी भी सुमैन खड़ी थी, क्योंकि इसको तो कूल बनना है। तो फिर हमारा एमसी स्टूडेंट्स की तरफ एक स्माइल करता है और कहता है सब दोस्त बन जाओ। तो फिर इस सीन के बाद तुरंत ही सभी लोग इस बंदे के बारे में बात करने लगे। तो फिर स्टूडेंट्स हमारे एमसी के बारे में बात करने लगे कि ये क्या ही बंदा है, कितना स्ट्रॉन्ग है, लॉकर पे कितनी जोर से मारा था, शायद ये नया बच्चा अपने पिछले स्कूल में एक कमाल का डॉग था। तो फिर कुछ लोगों ने तो उसको बॉक्सिंग जिम से बाहर निकलते हुए भी देखा था। तो जिसकी वजह से भाई हमारे एमसी की तो हाइप दिनों में ही बढ़ गई। तो फिर ज्यादातर स्टूडेंट्स इसको एक टॉप बॉक्सर समझने लगे थे। तो फिर पूरा स्कूल हमारे एमसी के बारे में बात करने लगा, और जब भी हमारा हीरो उन स्टूडेंट के बीच में से जाता है और स्टूडेंट थोड़ा डरने लग जाते हैं और उसको एक रिस्पेक्ट देते हैं, और लोगों की रिस्पेक्ट देके भाई एमसी को काफी अच्छी लगी। तो फिर वो थोड़ा और आगे जाता है, वो देखता है उसकी क्रश सुमैन खड़ी होती है। तो फिर जिसकी वजह से वो एक बार फिर से पिघल जाता है और कूल बनने के चक्कर में दौड़ लगा देता है उसकी तरफ। तो अब एमसी को ऐसा लग रहा था कि उसके बॉक्सिंग के रूमर्स इतने फैल चुके हैं कि उसको अब किसी से भी इंट्रोड्यूस होने की कोई जरूरत नहीं है। तो फिर इसके बाद सीन शिफ्ट हो जाता है। तो फिर हम स्कूल की क्लिनिक में देखते हैं जहाँ पर एमसी बैठा होता है। तो फिर उसके सामने बैठा डॉक्टर उसे कास्ट के पहनने को बोलता है और इंजरी के बाद थोड़ी सावधानी बरतने को भी कहता है। तो फिर वो उसे यकीन दिलाते हुए कहता है कि पास्टर कास्ट से तुम्हारी स्कूल लाइफ में बिल्कुल भी असर नहीं पड़ेगा। तो फिर एमसी अपने हाथ को देखता है जो कि बिल्कुल सूजा हुआ था और उसे मजबूरी में बॉक्सिंग सेशन को टेम्परेरी डिले करना होगा। तो फिर हम देखते हैं उसके हाथ में पट्टी बांधी जाती है। तो फिर तभी वो अपने मन में सोचने लग जाता है तो आखिर मैंने लॉकर पे पंच मारा ही क्यों। तो फिर वो थोड़ा और सोचता है शायद मैं इमोशन में थोड़ा ज्यादा ही डूब गया था, तो जिसकी वजह से उसकी मसल स्टफ हो गई और बैलेंस बिगड़ गया, और साथ ही वो सोचता है कि वो एक प्रॉपर फाइट के लिए अभी रेडी नहीं है। तो फिर अगले ही सीन में हम सुमैन के पापा को देखते हैं जो कि एमसी को डांट रहा था। वो हमारे एमसी के ऊपर इसीलिए गुस्सा थे क्योंकि वो 1 महीने की छुट्टी लेना चाहता था सिर्फ एक चोट की वजह से। तो वो उसे टाइम की वैल्यू समझाता है, टाइम का महत्व समझाता है कि टाइम कितना इंपॉर्टेंट है, लेकिन भैया हमारे एमसी को कुछ भी समझ में नहीं आता। तो फिर कोच गुस्से में अपने बाल को खींचने लगता है। तो फिर कोच कहता है मेरे सिर पे बहुत ज्यादा लोन्स हैं, मैं जिम का खर्चा बहुत मुश्किल से निकाल पा रहा हूँ। तो फिर ये सुन के एमसी हमारा शॉक रह गया। तो फिर हमारा कोच ऐसे एक्ट कर रहा था कि जैसे हमारा एमसी अगर यहाँ पर रुक जाए तो उसका काम आसान हो जाएगा। तो फिर वो कहता है और तुम्हारा एक अपकमिंग मैच भी है। लेकिन हम अपने एमसी को देखते हैं जो कि हारा हुआ था, अब मैं अपने अपोनेंट को कैसे हराऊंगा। तो फिर तभी वो कुछ कहने लगता है, लेकिन फिर तभी मैन कुछ कहती है ये बच्चा थॉमस बर्न के आस पास भी नहीं है। फॉर एग्जाम्पल वो एक फ्लिकर जैब भी मैनेज नहीं कर पाएगा। थॉमस बर्न फ्लिकर जैब का नाम सुनते ही हमारा एमसी थोड़ा उत्साहित हो जाता है। तो फिर कोच एक चुटकी मारता है जैसे उसको कोई आइडिया आया हो। तो फिर वो कहता है हमारे एमसी को कि तुम्हारे लेफ्ट हैंड से तुम्हें डोमिनेट दिखाने का ये तुम्हारे पास एक बेस्ट मौका है।
तो अब हमें थॉमस के बारे में बताया जाता है। इस बंदे ने अपनी बॉक्सिंग के करियर में काफी नाम कमाया है। इस बंदे ने वेल्टरवेट से लेकर लाइट हैवी तक 5 चैंपियनशिप क्लासेस सोलो में जीती थी। हर कोई जानता था कि उसका स्ट्रेट जैब एक 1 हिट किल मूव था, लेकिन एक उसने ऐसी टेक्निक सीखी थी जिसका नाम था अल्टीमेट फ्रिकर जैब, जो कि उसने स्कूना के हान एरा में सीखी थी। तो हमारे कोच को ऐसा लग रहा था कि हमारा एमसी दूसरा थॉमस बर्न है, और उसे ये पूरा विश्वास था कि वो एमसी के लेफ्ट जैब को एक डर पैदा करने वाली ताकत में बदल सकता है। कोच तो ऐसे एक्ट कर रहा था जैसे हमारा एमसी सिर्फ अपनी लेफ्ट जैब से तो भाई बचा देगा। तो फिर ये देखते हुए हमारा एमसी भी मोटिवेट हो जाता है। फिर वो कहता है मैं कर सकता हूँ, मैं अपना 100% दूंगा। तो फिर उसी दिन से हमारे एमसी ने अपने लेफ्ट जैब को बिल्कुल ट्रेन किया। मुक्के मार मार के उसने सबसे पहले पंचिंग बैग को तोड़ा, उसके बाद फिर पेड़ पे घूंसे मारे, और यहाँ तक कि वाटरफॉल्स पे भी पंच मारते पड़ते अपने आप को ट्रेन करने लगा। तो हमारा एमसी इतना ज्यादा मोटिवेट हो गया था कि वो चीजें भी करने लगा जो कोच ने उसको नहीं कही थी। जैसे कि भाई एक बार तो हमारा एमसी उबलते पानी में अपना हाथ डालने लगा था। तो हमारा कोच अपने मन में सोच रहा था ये सच में पागल हो गया है। तो फिर वो अपने मन में सोच ही रहा था कि मैं 35 साल से ये जिम चला रहा हूँ, लेकिन उनमें से सिर्फ एमसी बहुत ही ज्यादा कमजोर टैलेंट है। लेकिन कोच के लिए एमसी एक पैसा कमाने वाली मशीन की तरह काम कर रहा था। तो फिर इसीलिए उसे ट्रेन करने के लिए उसको कोई भी आपत्ति नहीं आ रही थी। तो फिर ट्रेनिंग सेशन के बाद तो एमसी अपनी कास्ट चेक करता है और उसे अपनी पॉकेट में डाल देता है, क्योंकि वो नहीं चाहता था कि मेरी वीकनेस सभी को दिखे। तो अब हम स्कूल का सीन देखते हैं, जहाँ पे वही क्यों जो कि क्लास में आया था उसको उसके दोस्त चिढ़ा रहे थे। तो फिर उनमें से कोई कहता है याद रखना तुम्हारे दादाजी अभी भी जिंदा हैं। तो फिर ये सुन के क्यों थोड़ा गुस्से में आ जाता है और उसके कॉलर पकड़ लेता है। तो फिर तभी बीच में फैटी नाम का एक लड़का आ जाता है जो कि लड़ाई रोक देता है। तो फिर दूसरा लड़का क्यों को कायर कह के उकसाता रहता है। तो फिर क्यों वहाँ से जाते हुए गुस्से से अपने कैन को लात मारता है। तो फिर वो जाते हुए अपने मन में सोच रहा था कि ये उसी नए बच्चे की वजह से हुआ है, नए बच्चे की वजह से ही मेरी इमेज खराब हो चुकी है। तो फैटी को लगता है कि कल का मिस एक लकी फ्लू था। दूसरे लड़के को भी लगता है कि कल जो भी हुआ कि ये उसी नए लड़के की रियल गलती थी, क्योंकि अभी तक किसी ने भी एमसी को लड़ते हुए नहीं देखा है। तो फिर वो अभी भी दोनों बहस करने लगते हैं इस बात पे। तो फिर वो ये एक्सपेक्ट करते हैं कि क्यों को ये बात ना पता चले। फिर हम क्यों को देखते हैं जो कि सभी बातें सुन लेता है। तो फिर वो गुस्से से अपने दोस्तों की तरफ देखता है और कहता है तुम मेरा मजाक उड़ा रहे हो। तो फिर क्यों के दोस्त अपने मन में सोच रहे थे अब ये कौन सा नया स्टंट करने वाला है। तो फिर क्यों एक रेजर निकाल के वहाँ से निकल जाता है। तो फिर फैटी अपने दोस्त को कहता है ये सच में पागल हो गया है। तो फिर हम क्यों को देखते हैं जो कि एमसी की क्लास में आ जाता है। तो फिर वो क्लास का दरवाजा खोलता है, वो देखता है काफी सारे स्टूडेंट अपनी अपनी जगह पे बैठे होते हैं, लेकिन उसकी नजर सिर्फ एमसी के ऊपर टिकी हुई थी। तो फिर ये बंदा सीधा बिना कुछ देखे सीधा एमसी को मारने के लिए एमसी के पास जाता है। तो फिर स्मैन ये तुरंत समझ लेती है कि वो क्या करने वाला है। तो फिर जैसे ही वो हमारे एमसी के बिल्कुल पास आ जाता है वो बस अटैक करने ही वाला होता है, लेकिन एमसी तो बिल्कुल अपने गाने सुन रहा था, अपने गानों में मस्त था। तो फिर तभी पीछे से फैटी आ जाता है जो कि इस कांड को होने से रोक लेता है और गलती से उसके हाथ पे टच करता है। तो फिर जिसकी वजह से वो चाकू सीधा जाके हमारे एमसी के राइट हैंड पे जाके गिरता है। तो फिर क्लास के स्टूडेंट ये देख के बहुत ही ज्यादा हैरान हो जाते हैं, लेकिन हमारे एमसी को कुछ भी फर्क नहीं पड़ रहा था। दोस्तों कास्ट ने हमारे एमसी को बचा लिया था। तो फिर वो नॉर्मली चाकू को अपने आर्म से निकालता है बिना कोई इंजरी, बिना कोई लहू लुहान से। ये देख के वहाँ पे स्टूडेंट्स इतने ज्यादा हैरान हो जाते हैं कि इसकी बॉडी आखिर बनी कहाँ से है कि उसने एक बूंद खून तक नहीं बहाया। तो फिर सभी स्टूडेंट उसकी फिजिक्स पे शक करने लगे। तो फिर हमारा एमसी अपनी जगह से खड़ा हो जाता है और क्यों तो बहुत ही ज्यादा डर रहा था। तो फिर हमारा एमसी अपने स्टाइल में धीरे धीरे करके क्यों के पास जाता है। तो फिर स्मैन अपने मन में ये सोच रही थी कि अगर ऐसा कुछ हो गया तो वो एक रियल क्राइम में फंस सकता है। तो फिर वो उसे रोकने की भी कोशिश करती है, लेकिन फिर तभी हमारा एमसी तो फिर ब्लेड को ठीक क्यों के बिल्कुल चेहरे के बिल्कुल पास ले जाता है, जैसे वो उसको खत्म कर देगा। तो फिर क्यों तो बहुत ही ज्यादा डर जाता है, वो अपने हाथ ऊपर कर लेता है। तो फिर हम एमसी को देखते हैं जो कि प्यारी सी मुस्कुराहट देते हुए उस ब्लेड को उसको वापस कर रहा था। तो फिर उसका दोस्त फैटी ब्लेड उससे ले लेता है और उससे माफी मांगता है। तो फिर हमारा एमसी उसको सावधान रहने के लिए कहता है। तो फिर हम स्मैन को देखते हैं जो कि राहत की सांस लेती है। और हाँ, स्मैन एमसी की कोई फिक्र नहीं कर रही थी या फिर कुछ भी उसका कोई रिलेशन नहीं था। स्मैन इसीलिए राहत की सांस लेती है क्योंकि वो अपने पापा का एक इनकम सोर्स नहीं डुबाना चाहती। तो फिर हम क्यों को देखते हैं जो कि बहुत ही ज्यादा डर रहा था क्योंकि हमारे एमसी के एक्सप्रेशन ही कुछ इस प्रकार थे। तो फिर एमसी बिना कुछ कहे ही क्यों को इतना कुछ कह देता है कि इससे पहले कि वो उसे मार मार के धज्जियां उड़ा दे
तो तुम निकल जाओ। तो फिर इसके बाद सीन शिफ्ट हो जाता है। तो फिर हम हमारे एमसी को देखते हैं जो कि किसी पोस्टर के सामने खड़ा होता है, जो कि एक बॉक्सिंग इवेंट का एक पोस्टर था। तो फिर एमसी अपने मन में सोच रहा था क्या ये वही इवेंट है जिसके बारे में कोच बता रहे थे। तो फिर हमारा एमसी अपने आप में इमेजिन करते हुए थोड़ा सा मुस्कुराते हुए अपने मन में सोच रहा था। तो फिर हमारा एमसी खुद को एज मोहम्मद अली के रूप में देख रहा था, एक चमचमाती बेल्ट को जीतते हुए। तो फिर लोग उनके नाम की पूजा कर रहे थे। तो फिर वो ऐसे एक्ट कर रहा था जैसे बाकी बॉक्सर उसके सामने कुछ भी नहीं है। तो फिर वो अपने आप में ऐसे इमेजिन कर रहा था कि वो थॉमस को बराबर की टक्कर दे रहा हो। तो हमारे एमसी को ऐसा लग रहा था कि अगर वो रीजनल टाइटल जीत जाएगा तो पूरे स्कूल में उसकी रिस्पेक्ट की जाएगी। तो फिर इतने में ही हमारे एमसी के पास बिल्ली आ जाती है। तो फिर जिससे एमसी एक पल के लिए तो शॉक हो जाता है। तो फिर वो क्यूट सी बिल्ली को अपने हाथों में उठाता है। तो फिर हमारा एमसी उस बिल्ली को प्यार करने लगता है। तो फिर हम बिल्ली के मालिक को देखते हैं जो कि उसका नाम पुकारता है। तो फिर हमारे एमसी को एहसास होता है कि ये वही बंदा है जिसको मैंने क्लास में देखा था। तो फिर तभी वो किटी चिल्लाती है और सीढ़ियों की तरफ निकल जाती है। तो फिर वो बंदा जिसका नाम वोंग यू है वो कहता है चलो कोई बात नहीं, मेरी बिल्ली अपने आप वापस आ जाएगी। तो फिर उसकी नजरें उसी पोस्टर पर थी जिसपे भी हमारा एमसी देख रहा था। तो फिर वो एमसी को एक खतरनाक वाला लुक देता है। तो फिर वो अपने हाथ जोड़ लेता है। तो फिर अचानक से बिना कुछ कहे वहाँ से गुजर गया। ये बंदा सोच रहा था कि बॉक्सिंग कंपटीशन सच में काफी कमाल का होने वाला है, यानी कि ये काफी बंदा एक्साइटेड था। तो फिर एमसी सोच रहा था क्या उसे कोई अर्ली फैन मिल गया है। तो फिर इसके बाद सीन शिफ्ट हो जाता है। तो फिर हम बॉक्सिंग जिम में देखते हैं जहाँ पे कोच हमारे एमसी को डांट रहा था। तो फिर कोच कहता है तुमने एक स्पोर्ट्स बॉक्सिंग चैंपियनशिप में आकर हिस्सा लेने का कैसे सोच लिया। तो फिर हम अपने एमसी को देखते हैं जो कि मुस्कुरा के अपने पूरे कॉन्फिडेंस के साथ, उसको ऐसा लग रहा था कि मैं जीतूंगा, वहाँ पे खड़ा रहता है। तो फिर तभी कोच उसको देख के डर जाता है। तो फिर कोच अपने मन में सोच रहा था इसका दिमाग खराब हो चुका है, ये बंदा एरोगेंट हो गया है, सिर्फ इसने 3 महीने की ट्रेनिंग है इसकी, मुझे नहीं लगता ये उस मैच में एक पल भी टिक पाएगा। तो अगर इस बंदे ने क्विट कर दिया तो इस बंदे के लोन्स मुझे जीने नहीं देंगे। तो फिर हमारा एमसी मुस्कुराते हुए कहता है कोच आप चिंता मत करो, मेरे पास थॉमस बर्न का ट्रस्टी फ्लिकर जैब है, मेरा कास्ट भी कुछ हफ्तों तक उतर जाएगा, इसीलिए सब कुछ ठीक रहेगा। तो फिर हमारा कोच अपनी जगह पे खड़ा होकर कहता है ये चैंपियनशिप कुछ भी नहीं है तुम्हारे लिए, तुम इससे भी बड़े मुकाम के लिए बने हो। तो फिर हमारा एमसी अपने आप को किसी से कंपेयर करने लग जाता है। तो फिर कोच कहता है एक हाई स्कूल को लो टियर वाली लो एलिमेंट्री फाइट में डैबल नहीं करना चाहिए, लेकिन हमारा हीरो का दिल तो एक फाइट के लिए धड़क रहा था। तो फिर इसीलिए हमारा एमसी हम्बली बॉक्सिंग इवेंट के लिए बिल्कुल रेडी हो जाता है। तो फिर वो उसमें पार्टिसिपेट करने का फैसला करता है। तो फिर तभी कोच थोड़ा और गुस्से में आ जाता है। तो फिर वो अपने मन में सोच रहा था तो अगर मैंने यहाँ पर इसको नहीं रोका तो ये पहले राउंड में ढेर हो जाएगा। तो फिर कोच अपना थोड़ा सा दिमाग का यूज करते हुए चैंपियनशिप के लिए एक ट्रेनिंग स्ट्रक्चर तैयार करता है। तो फिर इसके बाद उसकी ट्रेनिंग होती है जिसको हम स्किप कर देंगे। तो फिर इसके बाद 4 हफ्ते बाद हमें एक सीन देखने को मिलता है। तो फिर हम 2 बंदों को देखते हैं जो कि जिम में आते हैं। डायरेक्टर कहाँ हो आप। तो फिर तभी हम अपने एमसी को देखते हैं जो कि उनसे उनका पर्पस पूछता है। तो फिर उनमें से एक बंदा कहता है कि हम क्योस बॉक्सिंग क्लब से आए हैं और हम डायरेक्टर हीरो को ढूंढने आए हैं। तो फिर हमारा एमसी उन्हें बताता है कि मेरा मास्टर तो कहीं बाहर गया है। तो फिर जिससे वो डायरेक्टर थोड़ा परेशान हो जाता है। असल में दोस्तों ये बंदा अपकमिंग चैंपियनशिप के लिए हिस्सा लेने आया था क्योंकि उसका स्टूडेंट किसी जिम के मेंबर के साथ फाइट करना चाहता था। तो फिर कोई भी स्टूडेंट या फिर डायरेक्टर वहाँ पे नहीं था। तो फिर वो बंदा एमसी को रिक्वेस्ट करता है कि प्लीज वो अपने स्टूडेंट के साथ फाइट करे। तो फिर ये बातें सुन के हमारा एमसी तो बिल्कुल सरप्राइज हो जाता है। वो अपने मन में सोच रहा था मैंने नहीं सोचा था कि मुझे इतनी जल्दी फाइट का मौका मिल जाएगा। तो फिर जैसे हमारा एमसी अपने ग्लव्स वगैरह पहन के रिंग में पहुंच जाता है उसके सामने वही स्टूडेंट खड़ा होता है। तो फिर हमारा एमसी अपने मन में सोच रहा था कि मैं अब अपनी रियल स्किल्स ट्राई करूंगा। तो फिर फाइट शुरू होती है। वो अपने इमोशन को कंट्रोल करने की पूरी कोशिश करता है। तो हमारे एमसी को ऐसा लग रहा था कि उसके सामने एक एमेच्योर है, यानी कि वो कोई प्रोफेशनल बॉक्सर नहीं है, तो इसीलिए मुझे डरने की कोई जरूरत नहीं है। तो फिर अपोनेंट पहला मूव करता है लेकिन फिर सरप्राइजली एमसी पंच ब्लॉक कर लेता है। तो फिर वो अपना दूसरा पंच करता है लेकिन जिससे भी हमारा एमसी बच जाता है। तो फिर हमारा एमसी अपना पहला पंच लगाने वाला था लेकिन फिर तभी उसका अपोनेंट उसके चेहरे पे एक पंच मारता है। तो फिर अपोनेंट का कोच उसको ऑफेंस लीड करने के बारे में कह रहा था। तो फिर सामने वाला हमारी एमसी के ऊपर लगातार जैब मार रहा था। तो फिर हमारा एमसी अच्छे से ओपनिंग नहीं कर पा रहा था।
तो फिर उसको अपने कोच की बात याद आती है, जहाँ पर उसने सिखाया था कि हर पंच मारते वक्त और खींचने वक्त एक ओपनिंग बनती है। तो फिर फाइनली वो एक कमाल का जैब मारता है जो कि सीधा अपोनेंट के फेस पे लगता है। तो फिर हमारा एमसी फ्लिकर जैब टेक्निक से पंच मारने लगता है। तो फिर तभी उसकी परफॉर्मेंस देख के अपोनेंट का डायरेक्टर सच में काफी सरप्राइज हुआ। तो फिर हम एमसी को देखते हैं जो कि लगातार उस पे पंच मारता जाता है। तो फिर जिसकी वजह से उसका अपोनेंट कॉर्नर पे जाके लग जाता है। तो फिर दोनों प्लेयर आर पार पंच मारते हैं, लेकिन हमारे एमसी को तो लगता नहीं है, जरा सा लगता है, लेकिन वह तभी एमसी का जो पंच होता है वो सीधा उसके फेस पे लगता है। तो जिसकी वजह से वो बंदा लड़खड़ा जाता है। तो फिर हमारा एमसी का कॉन्फिडेंस उस टाइम पे पीक पे था। तो हमारा एमसी अपने मन में सोचने लगा था ये फाइट मेरी है। तो फिर इसके बाद सीन शिफ्ट हो जाता है। तो फिर हम कोच को देखते हैं जो कि अपनी पेमेंट फिल करके खुश था। तो फिर सिर्फ एक स्टूडेंट की वजह से उसको जिम की याद आती है। तो फिर वो कॉफी का कप लेके जिम की ओर बढ़ने लगता है। तो फिर वो जिम में पहुंच जाता है जहाँ पर काफी सारे स्टूडेंट अपनी प्रैक्टिस कर रहे थे। तो फिर एक स्टूडेंट आता है, वो कहता है कोच अभी बाहर गए हैं, वो यूथ बॉक्सिंग में किसी मेंबर के साथ स्पर करने गए हैं। तो फिर ये सुन के डायरेक्टर शॉक में आ जाता है। तो फिर वो कहता है मुझे तो कोई कॉल तक नहीं आया। तो फिर तभी अचानक से उसको याद आता है कि मेरी जिम में तो केवल एमसी था। तो फिर इतना सोच के वो पीछे की तरफ भागता है, जोर से भागता है। तो फिर हम देखते हैं वो दरवाजा खोलता है। तो फिर हम अपने हीरो को देखते हैं जो कि जमीन पे लेटा हुआ था, जिसके चेहरे पे इंजरीज थी। तो फिर हम स्मैन को देखते हैं जो कि उसकी हालत चेक करने आई थी रिंग में। तो फिर उसके फादर सीढ़ियां चढ़ते चढ़ते उसकी तरफ आते हैं। तो फिर वो देखता है हमारे एमसी को जिसकी की आंखों से आंसू आ रहे थे, क्योंकि हमारा एमसी ये एक्सेप्ट कर चुका था कि बॉक्सिंग उसके बस की नहीं है। हम अपने कोच को देखते हैं जो कि काफी खतरे में था। उसको ऐसा लग रहा था कि अब मेरा पैसा खतरे में है। तो फिर कोच उसकी तरफ आता हुआ उसे कहता है इसको रोको। तो फिर तभी वो अपनी बेटी स्मैन को ही पीछे फेंक देता है। तो फिर इसके बाद हम अगले ही सीन में देखते हैं हमारा एमसी कुर्सी पे बैठा होता है जहाँ पे स्मैन उसकी केयर कर रही होती है। तो फिर पीछे हम कोच को देखते हैं जो कि अपोनेंट के पुराने रिकॉर्ड्स को बता रहा था। तो फिर हमारा एमसी दर्द में थोड़ा चिल्लाता है। तो फिर तभी स्मैन कहती है, तो फिर स्मैन हैरान होती है और कहती है तुम्हारे फेस पे उसने ब्रूस कैसे कर दिया जबकि तुमने तो हेड कैप पहना हुआ था। तो फिर स्मैन को इस तरह केयर करते हुए देख के हमारा एमसी थोड़ा शर्माने लग जाता है, उसकी दिल की घंटियां बजने लग जाती हैं। तो फिर स्मैन उसके पैरों पे नजर डालती है जहाँ पर हम देखते हैं एमसी ने फेक नाइकी के शूज पहने हुए थे ताकि स्मैन इम्प्रेस हो सके। तो फिर स्मैन कहते शायद इसी वजह से तुम स्लिप हुए थे। तो फिर कोच तुरंत ही इस एक्सक्यूज को पकड़ लेता है। तो फिर वो उसके शूज पे ब्लेम डाल देता है। तो फिर कोच कहता है तुम्हारा इस तरह इस वाले मैच में रनिंग शूज पहना एक स्टूपिड है। तो फिर हम स्मैन को देखते हैं जो कि शूज की इम्पोर्टेंट के ऊपर लेक्चर दे रही थी। तो फिर हम कोच को देखते हैं जो कि एमसी को कहता है तुम्हारी हार का कारण सिर्फ और सिर्फ तुम्हारे शूज है। तो फिर स्मैन एक हेल्थ किट लेके आती हुई कहती है तो अगर एमसी अपने पैशन को सीरियस लेता है तो तुम्हें किसी अच्छे बॉक्सिंग शूज में इन्वेस्ट करना होगा, और हाँ मैं तुम्हारे साथ चल सकती हूँ तुम्हें शूज दिलवाने के लिए। तो फिर हमारा एमसी तो अपने ही ख्यालों में जा रहा था, वो तो इसको एक डेट मान रहा था। तो फिर हमारा एमसी अपने मन में इमेजिन कर रहा था कि वो और स्मैन एक अच्छे एक्सपेंसिव शूज सिलेक्ट कर रहे हैं और अपना टाइम स्पेंड कर रहे हैं और खुश हैं। तो फिर जैसे ही स्मैन वहाँ से जाने लगती है तो फिर तभी एमसी उसे पुकारता है और कहता है मुझे शूज कब लेने चाहिए। तो फिर तभी कोच उसका शोल्डर पकड़ लेता है। तो फिर वो एक स्माइल करता है और एक पोस्टर लेके आता है जहाँ पे काफी सारे शूज का स्टैच था। तो फिर वो कोच ऐसे एक्ट करता है जैसे उसको कोई प्रॉफिट नहीं होगा, लेकिन हमारा एमसी तो स्मैन के साथ खुद जाना चाहता था और उसके साथ टाइम स्पेंड करना चाहता था। तो फिर इसीलिए वो उसको मना कर देता है, कोच को मना कर देता है। तो फिर कोच अपनी बेटी को बुलाता है, स्मैन प्लीज एमसी के लिए शूज सिलेक्ट कर ले। तो फिर स्मैन उस पर नजर डालती है और 9900 वाला ब्लैक कलर का शूज सिलेक्ट करती है। तो फिर कोच उसको बढ़ा चढ़ा के मार्केट का प्राइस बता के उसको अपनी तरफ से ये बूट सेल कर देता है। तो फिर बाद में हमारा एमसी जब शूज के स्टोर पहुंचता है तो फिर वो देखता है वो सेम शूज का प्राइस 68,000 था। तो फिर वो इतना देख के बहुत ही ज्यादा गुस्से में आ जाता है। तो फिर अगले ही दिन हम एमसी को जिम में देखते हैं जो कि अपने नए शूज पहन के आया था और उसको आज काफी कंफर्टेबली लग रहा था। तो फिर कुछ लाइट जंप्स ट्राई करते हुए उसको काफी हल्का महसूस होता है। तो फिर हम स्मैन को देखते हैं जो कि स्पार करने में मूड में थी। तो फिर स्मैन अपने अपोनेंट के साथ रिंग में उतरती है। तो उसका अपोनेंट एक लड़का था जो कि अपने आप को लड़कियों के ऊपर हाथ ना उठाने का जेंटलमैन समझता था। तो फिर हम अपने एमसी को देखते हैं जो कि गुस्से से उस शख्स को देख रहा था क्योंकि वो
स्मैन को अंडर एस्टिमेट कर रहा था। तो फिर हमारा एमसी अपनी क्रश को पहली बार फाइट करता हुआ देखे काफी एक्साइटेड था। तो फिर स्मैन पहला पंच ब्लॉक कर देती है, लेकिन दूसरे पंच से वो नहीं बच पाती। तो फिर उसका अपोनेंट लगातार स्मैन के ऊपर पंच पे पंच मारता जाता है। तो फिर जिसकी वजह से हमारा एमसी भी थोड़ा डर जाता है। तो फिर पीछे खड़ा कोच एमसी को कहता है, इसको ध्यान से देखो, तुम्हें कुछ नया सीखने को मिलेगा। तो फिर जैसी अपोनेंट अपना एक फाइनल पंच देने लगता है, लेकिन फिर तभी स्मैन तो अपनी पोजीशन को बदलती है। तो फिर उसका पंच अपोनेंट के रिब्स पे जाके लगता है। वो पंच इतना जोर से लगा कि एक पल के लिए तो उसका अपोनेंट हवा में था। तो हमारा एमसी ये देख के तो शॉक रह गया। मैच खत्म हो जाता है सिर्फ एक सिंगल हिट से। तो फिर स्मैन हेड गियर उतारती है, बाल झड़कती है और हमेशा की तरह कमाल की लगती है। तो फिर उसके पापा टू हार्ड जाने के लिए उसको स्कोल्ड करते हैं, लेकिन हम अपने एमसी को देखते हैं जो कि अपने हाथ जोड़ के अपने कोच को कह रहा था, प्लीज आप मुझे ये सिखा दो। तो फिर कोच बताता है इस टेक्निक का बेस है स्टेप मूवमेंट, जो कि ओपोनेंट के अटैक को डॉज करने और काउंटर टाइमिंग को पकड़ने में मदद करता है। तो अगर ये मूव सही टाइम पे किया जाए तो ओपोनेंट उठ जाता है। तो फिर हमारा एमसी अपने मन में सोच रहा था, अपनी वो गलती पहचान पा रहा था, क्योंकि उसको लगता है कि उसका अपोनेंट बार बार एक ही टेक्निक को यूज करके डॉज कर रहा था। तो फिर कोच उसे स्लिप बैंग टेक्निक कह के इसको पुकारता है। तो फिर हमारा एमसी इस टेक्निक के ऊपर 1 महीना काम करता है, ट्रेनिंग लेता है। तो फिर जब एमसी का पंच मारने के बाद कोच का हाथ कांपता है, तब उसे ये एहसास होता है कि अब ये रेडी हो चुका है। सिर्फ 3 दिन बचे थे उसका ऑफिशियल मैच के लिए। तो फिर कोच उसे थोड़ा शावर लेने के लिए कहते हैं। तो फिर वो कोच अपने फोन में बिजी हो जाता है। तो फिर शावर सीन में स्मैन रूम साफ करने आती है। कोच फोन में डूबा हुआ है, तो इसीलिए उसका ध्यान नहीं जाता। तो हमारा एमसी टॉवल में लेपटा हुआ था, बिल्कुल रेडी था। तो फिर तभी दरवाजा खुलता है। तो फिर दोनों एक दूसरे की तरफ देखते हैं। तो फिर तुरंत ही स्मैन दरवाजा बंद कर देती है और उसे जल्दी करने को कहती है। तो फिर हम एमसी को देखते हैं जो कि थोड़ा शर्माने लग जाता है। तो फिर हम कोच को देखते हैं जो कि अपनी हार पे बिल्कुल चिल्ला रहा था। उसको पता भी नहीं चला कि उसकी बेटी उसके सामने खड़ी है। तो फिर स्मैन थोड़ी गुस्से में आ जाती है, तो वो थोड़ी फ्रस्ट्रेट थी। तो फिर वो गुस्से से वो साफ सफाई वाला काम वो अपने पापा को कहते हुए वहां से निकल जाती है। तो फिर हम रात का सीन देखते हैं जहाँ पे हमारी स्मैन और एमसी दोनों एक वॉक पे निकलते हैं। तो फिर हमारा एमसी अपने मन में सोच रहा था कि वो काफी टाइम के बाद ऐसे बाहर निकले हैं। तो फिर हमारा एमसी स्मैन को पहले बोलने देता है। तो फिर तभी स्मैन कहती है, तुम अपनी बॉडी का ध्यान रखो। तो फिर एमसी कहता है, हाँ बिल्कुल, और जो तुमने शूज दिए थे वो सच में काफी कंफर्टेबली हैं। तो स्मैन भी इस बात पे एग्री करती है। तो तभी वो दोनों चुपचाप वहां से यानी कि वॉक करते हैं। तो जैसे ही वो आगे बढ़ते जाते हैं, तो तभी वो वही जो गैंग लीडर होता है वो स्कूल का जो जिसका नाम क्यों होता है, वो हमें देखता है जो कि पता नहीं क्या कर रहे थे। तो फिर उसकी गैंग मस्ती कर रही थी। तो फिर तभी क्यों का ध्यान सीधा हमारे एमसी की तरफ जाता है। तो फिर उसे कहता है, कैसे हो भाई। तो फिर स्मैन थोड़ी टेंशन में थी कि कहीं यहाँ पर भी कोई सीन ना क्रिएट हो जाए। तो फिर तभी हम अपने एमसी को देखते हैं जो कि कहता है, ठीक है भाई ठीक है। तो फिर वो उसके पास आता है। तो फिर तभी वो अपने एमसी को कहता है। तो फिर वो उन दोनों को डेट पे जाने का तीज कर रहा था। तो फिर हमारा एमसी हंसते हुए उसको समझाने की पूरी कोशिश करता है। तो फिर इसके बीच वो दोनों हमारे एमसी का गेमिंग स्किल को चेक करने का ट्राई कर रहे थे। तो फिर वो उसे एक बार आर्केड में आने का चैलेंज देते हैं। तो बात दोस्तों ये थी, हमारे एमसी ने कभी भी आर्केड मैच नहीं खेला था और ना ही इस मशीन को कभी छुआ भी था। तो फिर कैसे न कैसे करके हमारा एमसी उस मशीन के बिल्कुल पास आ जाता था। फिर तभी क्यों कहता है, बस तुम्हें इसको जोर से पंच मारना है, देखते हैं तुम न्यू रिकॉर्ड तुम बना सकते हो या फिर नहीं। तो फिर वो चैलेंज बताता है, तो अगर तू ये रिकॉर्ड नहीं तोड़ पाया तो मैं जीता। तो फिर चैलेंज को और ज्यादा मजेदार बनाने के लिए वो उसके ऊपर एक बेट भी लगा देते हैं। तो फिर वो कहता है, जो भी इस मैच में हारा तो वो बस एक लंच डिलीवरी का काम करेगा उसके लिए। तो फिर हमेशा की तरह स्मैन सिचुएशन को हैंडल करने की पूरी कोशिश करती है। तो फिर कोई स्मैन की बात नहीं सुनता। तो फिर हमारा एमसी गेम के लिए काफी एक्साइटेड था। तो फिर हमारा एमसी फाइटिंग पोजीशन में आता हुआ तो फिर उसको इस तरह देख के क्यों और उसकी गैंग उसका मजाक उड़ाने लग जाती है। तो फिर जिससे उसको ये विश्वास हो जाता है कि ये सच में उसका फर्स्ट टाइम था इस तरह की मशीन के साथ खेलने का। तो फिर इसके बाद स्मैन बीच में कहती है, तुम अपनी कंडीशन के जिम्मेवार खुद होगे, तो इसीलिए ध्यान से। तो फिर क्यों अपने दिमाग का यूज करते हुए कहता है, तो अगर एमसी इस नॉर्मल सी मशीन से डाउन हो रहा है तो वो कैसे बॉक्सिंग मैच करेगा, तो उसे बॉक्सिंग मैच में नहीं शामिल होना चाहिए। तो फिर हमारा एमसी जोर से एक पंच मारता है। तो फिर जिसकी वजह से मीटर के नंबर्स
वो आगे बढ़ने लग जाते हैं। तो फिर वो नंबर आता है 450 और जहाँ पर क्यू का नंबर था 920। तो फिर जिसको देख के क्यू और उसकी गैंग हंसने लग जाती है। तो फिर उसका वो मजाक उड़ाते हुए कह रही थी कि उसने जानबूझ के हल्का हाथ रखा। तो फिर वो कहते हैं अब तुम्हें लंच ड्यूटी पूरी करनी होगी अपनी। तो स्मैन उस गैंग को चिल्लाने लग जाती है। तो स्मैन कहती है इजी। तो फिर वो लोग उसका मजाक उड़ाते हुए कहते हैं कि वो इतनी नॉर्मल सी बेट से इतना सीरियस क्यों हो रही है। तो फिर हमारा एमसी सेकंड अटेम्प्ट के लिए कि जो अपने मन में सोच रहा था तो क्या मुझे इसको स्लिप बैंग मूव से लगाना चाहिए। तो फिर वो एक बार फिर से अपनी पोजीशन में आता है और अपने पैर को साइड में करता है। तो फिर अपने पंच को रेडी करते हुए एक जोर से एक बार फिर से पंच मारता है। ये पंच इतना ज्यादा खतरनाक था कि पूरी की पूरी गैंग डर जाती है, यहाँ तक कि स्पैन को भी शॉक कर दिया। तो ये पंच इतना ज्यादा कमाल का था कि वहाँ पे जो जितने भी लोग होते हैं वो थोड़ा शॉक हो जाते हैं। तो फिर हम देखते हैं मशीन में धुआं आने लग जाता है, नंबर्स और भी ऊपर बढ़े। तो फिर फाइनली हमारे एमएससी ने एक नया स्कोर हाई स्कोर सेट कर दिया। लेकिन हमारे एमएससी को हाई स्कोर की कोई चिंता नहीं थी, बस ये अंदर ही अंदर अपने मन में खुश था कि उसकी टेक्निक काम कर गई। तो फिर वो पूरी की पूरी गैंग गुस्से में अपने बाल नोचने लगे कि ये क्या हो गया। तो फिर स्मैन अपने एमएससी की रेस्ट चेक करती है। तो फिर एमएससी कहता है तुम चिंता मत करो, मैंने अब की बार अपने आप को चोट नहीं पहुंचाई है। तो फिर जब उसने न्यू रिकॉर्ड सेट किया तो क्योंग और उसकी गैंग हार चुकी थी। तो फिर वो एमएससी के पास आता है। तो फिर वो कहता है बैट सिर्फ फन के लिए थी, लेकिन फिर तभी स्मैन उसको जाने नहीं देती। तो तभी स्मैन कहती है तुम हार चुके हो, तुम अपनी लंच ड्यूटी निभाओ। तो फिर इस बंदे को एक वेटर की तरह ट्रीट करते हुए उसके शोल्डर को स्लैप करते हुए वहाँ से चली जाती है। जाते हुए कहती है वो अपने बैकअप के लिए अपने दोस्तों का यूज कर सकता है। तो फिर स्मैन एमएससी का हाथ पकड़ती है और उससे दूर निकल जाती है। तो फिर जिसको देख के हमारा एमएससी काफी शर्माने लग गया था। तो फिर आखिर वो दिन आ गया, 10th स्पोर्ट्स बॉक्सिंग चैंपियनशिप का दिन। तो फिर हर तरह के प्लेयर वहाँ पे वार्म अप कर रहे थे। एथलीट के ड्रेसिंग रूम में स्मैन और हमारे कोच खड़े थे जो कि हमारे एमएससी का वेट कर रहे थे। तो एमएससी हमारा बहुत लेट था जिसकी वजह से स्मैन उसको बार बार कॉल करते, लेकिन फिर भी वो कॉल नहीं उठाता। तो फिर कोच थोड़ा परेशान होने लगता है। तो फिर तभी वहाँ पे स्टाफ मेंबर आता है और कहता है आपका एमएससी कहाँ है। तो फिर कोच कहता है बस आप थोड़ा वेट कीजिए, वो आने वाला है, वो रास्ते में है। तो फिर कोच उस स्टाफ मेंबर से विनती करता है कि प्लीज थोड़ा वेट कीजिए, वो आने ही वाला है, क्योंकि भाई हमारे कोच को एमएससी के ऊपर पूरा भरोसा था। तो स्टाफ मेंबर जाते हुए कहता है तो अगर एमएससी 10 मिनट में नहीं आया तो उसको डिस्क्वालीफाई कर दिया जाएगा। तो फिर कोच पे जहर पे सीधा दरवाजा बंद कर दिया जाता है, जिसकी वजह से वो गुस्से में आ जाता है। तो फिर कोच एक बार फिर से अपनी बेटी स्मैन से कहता है कि बेटी जल्दी से एक बार फोन लगा के देख उसको फिर दोबारा। तो स्मैन भी थोड़ा डर रही थी क्योंकि उसको लग रहा था कि कहीं एमएससी के साथ कुछ हो गया ना हो। तो दोस्तों रियलिटी तो ये थी, हमारा भाई एमएससी रास्ते में था और ट्रैफिक में फंसा हुआ था। वो ड्राइवर को भी कहता है कि तुम जल्दी कर लो प्लीज, मेरा मैच है। लेकिन इस पॉइंट पे भाई ड्राइवर भी कुछ नहीं कर सकता था क्योंकि ड्राइवर के सामने काफी सारी गाड़ियां थी। तो फिर ड्राइवर ये जानता था कि उसे 3 बजे वहां पे पहुंचना है। तो फिर वो हमारे एमएससी को कहता है अभी हमने 3 किलोमीटर जाना है, तो इसीलिए बेहतर यही होगा कि तुम दौड़ो। तो फिर वो गाड़ी से उतरता है और भागने लगता है। जितना जल्दी हो सके वो जोर से भागने लगता है। एमएससी को लग रहा था कि वो टाइम पे पहुंच जाएगा। तो फिर दरवाजा खुलता है। तो फिर कोच और स्मैन को लग रहा था फाइनली एमएससी आ गया, लेकिन वो वही स्टाफ मेंबर था जो कि अपना पेशेंस खो रहा था। तो फिर कोच और स्मैन ने उसको समझाने की कोशिश की कि प्लीज हमारा एमएससी जल्दी आ रहा है, वो बस कॉर्नर में है। तो स्टाफ मेंबर थोड़ा और सब्र करता है। तो फिर कोच उसके पीछे पीछे जाता है। तो फिर उसी पल भाई हमारा एमएससी वहाँ पे आ जाता है खांसते हुए। तो फिर सबका ध्यान उसी पर था, वो दौड़ता हुआ कोच की तरफ आ रहा था। तो फिर कोच उसको देख के बहुत ही ज्यादा खुश हो गया। तो फिर कोच हमारे एमएससी का भाई वेलकम करता है। तो फिर हमारा एमएससी दौड़ रहा था, तो फिर तभी उसका पैर स्लिप हो जाता है, तो फिर जिसकी वजह से वो नीचे गिर जाता है और स्टाफ मेंबर के पैरों में जाके गिर जाता है। तो फिर एक पल के लिए वो स्टाफ मेंबर इसके पल्स चेक करता है ताकि वो जिंदा भी है या फिर नहीं। तो फिर कोच ने जल्दी से एमएससी को उठाया। तो फिर ये कंफर्म किया कि मेरा एमएससी कभी भी फॉरफिट नहीं करेगा। तो फिर दूसरी साइड स्मैन थोड़ी चिंता में थी। तो स्टाफ मेंबर को भी यही चिंता थी कि ऐसी हालत में किसी फाइटर को रिंग में भेजना। तो फिर एमएससी ने यह कंफर्म किया कि वो लड़ने के लिए तैयार है। तो स्टाफ मेंबर उसे थोड़ा घूर रहा था क्योंकि वो चिंता में था कि ऐसी हालत में किसी का फाइट करना सच में काफी मुश्किल है। तो फिर वो उसको एक मौका देता है कि तू फाइट कर सकता है। तो फिर उसके पार्टिसिपेशन के ऊपर साइन कर दिए। तो फिर कोच ने तुरंत ही अपने एमएससी को उठाया,
ताकि उसको जल्दी से जल्दी उसको रेडी कर सके। तो फिर इससे पहले कि वो उसे बाहर ले जाते तो फिर तभी एमसी के पेट में कुछ गड़बड़ होने लगी, क्योंकि भाई हमारा एमसी 3 किलोमीटर भाग के आया था, उसका ब्रेकफास्ट रद्दी हो गया था बिल्कुल। तो फिर जिसकी वजह से उसका ब्रेकफास्ट बाहर आना था। तो फिर तभी स्मैन और कोच एक बकेट ढूंढने लगते हैं। तो फिर हमारा एमसी उल्टी कर देता है। तो फिर उसको साफ करने के बाद ठीक है कुछ ही मिनट के बाद एमसी को तैयार करने के बाद उसका मैच फाइनली उसका पहला मैच शुरू होने वाला था। तो फिर कोच ने हमारे एमसी को याद दिलाया कि उसने आज के दिन के लिए कितनी कड़ी ट्रेनिंग की थी। तो फिर कोच आज एक अच्छी फाइट देखने की उम्मीद कर रहा था। तो हम एमसी को देखते हैं जो कि थका हुआ हारा हुआ इंसान लग रहा था। तो फिर इससे पहले वो कुछ समझ पाता तो फिर तभी उसको एंट्रेंस के लिए रिंग में बुलाया जाता है। तो फिर तभी कोच अपने एमसी के हाथ पकड़ते हुए कहता है आज का फाइटर एक क्लासिक इन फाइटर था, उनका बैटल प्लान एक हिडन डिस्टेंस गेम होना चाहिए। तो फिर हमारे एमसी ने उसको हाँ बोला, लेकिन वो अभी भी अपने ही आप में खोया हुआ था। तो जैसे ही हमारे एमसी ने रिंग में कदम रखा उसकी बॉडी थकी हुई थी। तो जब हमारे एमसी के लेग शेक कर रहे थे तो तभी उसके सामने वाला अपोनेंट कॉन्फिडेंस से उसके बिल्कुल सामने खड़ा था। तो स्मैन हमारे एमसी का ये पोस्टर देख के काफी ज्यादा डर रही थी। तो फिर दोनों कॉर्नर रेडी हो जाने के बाद रेफरी ने दोनों प्लेयर्स को आगे बुलाया। तो फिर रेफरी ने दोनों प्लेयर्स को बेसिक रूल समझाए। तो फिर इस वक्त हमारा कोच सोच रहा था क्या एमसी को इससे बाहर निकालना ही सही रहता, लेकिन अभी वो कुछ नहीं कर सकता था क्योंकि बेल बज चुकी थी, फाइट स्टार्ट हो चुकी थी। तो फिर रेफरी चलाया, पहला राउंड शुरू हुआ। तो फिर ऑडियंस बहुत ही ज्यादा एक्साइटेड थी इस मैच के लिए। तो फिर हम अपने एमसी की हालत देख सकते हैं जो कि थका हुआ था। तो फिर हम अपोनेंट को देखते हैं जो कि उसको देख रहा था, उसको ये लग रहा था कि उसकी ब्रीथिंग अभी भी शांत नहीं हुई है। तो फिर हम अपोनेंट को देखते हैं जो कि लगातार उसके जैब मारता गया। तो फिर वो लगातार हमारे एमसी के ऊपर पंच मारता गया। तो फिर हमारे एमसी को मजबूरी में पीछे हटना पड़ा। तो फिर हमारा कोच एमसी को चिल्लाता है कि वो कॉर्नर से पीछे हटे, तुम एक इन फाइटर से पीछे नहीं हट सकते। तो फिर हमारा एमसी अपने कोच की बात सुन पा रहा था, लेकिन फिर तभी वो अपोनेंट की हरकतें यानी कि वो क्या मूवमेंट कर रहा था वो उसको पता नहीं लग रहा था। एमसी को अपने ग्लव्स काफी भारी लगने लगे थे। एमसी का पहले 3 किलोमीटर से भागते हुए आना फिर गिरना, तो फिर इसकी वजह से हमारा एमसी बिल्कुल टूट चुका था। वो अपोनेंट के लिए एक डमी बन के रह गया था। तो फिर जैसी एक और जैब आई तो फिर तभी हमारे एमसी का हाथ नीचे गिर गया। तो फिर जिसका फायदा उठाते हुए अपोनेंट उसको एक पंच मारने की ट्राई करता है। तो अब वो एक असली पंच देने के लिए बिल्कुल रेडी था क्योंकि उसका डिफेंस ओपन हो गया था। तो फिर तभी स्मैन उसे कहती है ध्यान दो। तो फिर एमसी स्मैन की आवाज सुनते ही उसको अपने कोच की याद आती है। कोच कहता था जब अपोनेंट अटैक करे तो थोड़ा पीछे हटो और एक काउंटर बैग मारो। तो फिर ये मूव एमसी को प्रॉपर याद था। तो फिर उसका पैर स्मूथली पीछे गया। तो फिर जैसी अपोनेंट का पंच कुछ इंच दूर रुकता है तो फिर तभी एमसी अपना पंच लगाने की कोशिश करता है। तो फिर हमारे एमसी ने स्लिप बैंग यूज किया। तो फिर कोच का मुंह खुला रह गया। तो फिर क्राउड भी अपने बैट के ऊपर ध्यान देना ही छोड़ गए। तो फिर स्मैन भी काफी ज्यादा शॉक हो गई। तो फिर कोच अपने सिर पे हाथ रखता है। तो फिर हम एमसी को देखते हैं जिसका पंच कुछ इंच दूर अपोनेंट को नहीं लगा। तो फिर उसका अपोनेंट जल्दी से रिकवर हुआ और एक जोर से अपर कट दे दिया। तो फिर एक जोर से उसको एक अपर कट पंच मारता है तो जिसकी वजह से वो एमसी को उड़ा देता है। तो फिर क्राउड पागल हो गया था, लेकिन हमारा एमसी उसके अपर कट से गिरा नहीं, वो तुरंत ही उठ पड़ा। तो फिर हम कोच को देखते हैं जो कि काफी परेशान लग रहा था। तो तभी हम अपने एमसी को देखते हैं जो कि रस्सियों के सहारे खड़ा था, लेकिन फिर भी उसने हार नहीं मानी। तो फिर इसके बीच हम वोंग यू को देखते हैं जो कि क्राउड के बीचों बीच एंट्री करता है, वही वियर्ड गाय जो कि हमारे एमसी को चिढ़ाता था। तो फिर अभी कुछ टाइम पहले हमारे एमसी का क्राउड मजाक उठा रहे थे, लेकिन फिर तभी उसको अब वो चीयर करने लगे थे। तो फिर वोंग यू कहता है क्या ये वही बंदा है। तो फिर फाइट अब मजेदार हो गई थी क्योंकि एमसी उसके पंच को रोक रहा था। तो फिर तभी कोच चिल्ला रहा था कॉर्नर से साइड हटो। तो फिर हम अपने एमसी को देखते हैं जो कि अपने ही पसीने से फिसल जाता है और अपोनेंट के गले लग जाता है। तो फिर तभी रेफरी उसको अलग करता है। तो फिर एमसी ने एक जोर से सांस ली और फिर रेफरी ने एक बार फिर से मैच को स्टार्ट किया। तो फिर अपोनेंट के 2 पंचेस ने एमसी को अंडरटेकर याद दिला दिया। तो फिर एक और अपर कट सीधा उसके चिन में जाके लगता है। तो फिर स्मैन ने अपने पापा से कहा पापा जल्दी से टॉवल फेंको, वो खत्म हो चुका है। लेकिन कोच के पास अभी भी उम्मीद थी। अब भाई हमारा एमसी बिल्कुल थक गया था।
एक ड्रंक पर्सन की तरह शरीर उसका बिल्कुल रिलैक्स था, तो इसीलिए वो अच्छे से हिट सह पा रहा था। तो फिर इसके बाद अचानक से एमसी ने एक पंच फेंका, तो फिर इस बार पोजीशन बिल्कुल बेस्ट थी। तो फिर उसका पैर स्लिप हुआ और एक जोर से सीधा अपोनेंट के फेस पे एक पंच मार दिया। ये था भाई हमारे एमसी का स्लिप बैंक, और उसका अपोनेंट बेहोश होके गिर पड़ा। क्राउड पागल हो गया था। तो फिर तभी रेफरी कहता है ब्लू कॉर्नर से पहला राउंड एमसी जीत चुका है। तो फिर कोच की आंखों से आंसू निकल आए थे। तो फिर समैन उसको देख रही थी, क्योंकि वो लड़का जो कि सभी का मजाक बन चुका था आज वो हीरो बन चुका है। तो फिर हम वोंग यू को देखते हैं जो कि पता नहीं क्यों मुस्कुरा रहा था। तो फिर दोनों प्लेयर्स को रिंग में आने की इजाजत दी गई। तो फिर रेफरी ने राउंड 1 के लिए बेल बजाई। तो फिर ये दोनों भिड़े नहीं, लेकिन एक दूसरे को घूरते रहे। वोंग यू थोड़ा नाखुश था, क्योंकि जिस बंदे के साथ वो फन करना चाहता था कुछ मिनट पहले ही उसने अपना बाउट खत्म किया था। तो फिर हम कोच को देखते हैं जो कि अपनी बात समैन को बता रहा होता है। वो कहता है मुझे लगता है कि अगला मैच एमसी को फोरफिट करवाना चाहिए। तो फिर समैन थोड़ा कंफ्यूज थी, क्योंकि उसके डैडी थे जो कि एमसी को रिंग में भेजने के लिए पुश कर रहे थे। तो फिर कोच कहता है मैंने आज जो यहाँ पर अचीव किया है वो मेरे लिए पहले से ही काफी बड़ी चीज है, लेकिन अभी एमसी की हालत रिंग में जाने की नहीं है। तो अगर वो यहाँ ना जाए, यहाँ पर बिना रह के अपने आप को बिना चोट पहुँचाए यहीं रहे, तो फिर वो ग्लोरी हासिल कर सकता है। उसे वो बॉक्सिंग एसोसिएट के द्वारा जो साइन किया हुआ कॉन्ट्रैक्ट है वो उसे मिल सकता है। एक फोरफिट उसे बहुत कुछ दिला सकता है। तो फिर समैन थोड़ा काफी गुस्सा थी, क्योंकि उसके पापा सिर्फ एक पीस ऑफ पेपर और कुछ रिवार्ड्स का एम कर रहे थे। तो भाई रियलिटी तो ये थी कि भाई हमारा कोच को पिछले 1 साल में एक भी सर्टिफिकेट नहीं मिला है। ट्रॉफी और बेल्ट का तो नाम ही मत लो। तो फिर साथ ही कोच अपने मन में सोच रहा था कि पिछले मैच में उनके लक का कितना बड़ा रोल था। तो क्या ये लक किसी को चैंपियनशिप के लिए कैरी कर सकता है? कैसे एमसी ने परफॉर्मेंस दी अपनी, कैसी अपनी फाइट की। तो फिर उसने 1 सेकंड के लिए तो हाँ बोल दिया, लेकिन तो फिर इससे पहले ही कोच कुछ कह पाता तो फिर तभी हमारा एमसी जाग गया और पूरा फोकस में आ जाता है। तो फिर तभी वो कहता है मैं कोई फोरफिट नहीं करूंगा, मैं फाइनल्स करना चाहता हूँ। तो फिर कोच एक हल्की सी स्माइल करता हुआ कहता है तुम प्लीज ज्यादा हार्ड पुश मत करो अपने आप को। तो फिर तभी एमसी खड़ा हो जाता है और वहाँ से निकल जाता है। वो मेन स्टेज पे मैच देखना चाहता था। फर्स्ट राउंड अभी अभी स्टार्ट हुआ था, तो इसीलिए उनको मेन इवेंट में देख लेना चाहिए था। तो फिर मैच में क्राउड को देखते हैं जो कि बिल्कुल साइलेंट था। वोंग यू के बंदे क्यों भी थोड़ा साइलेंट थे। तो फिर रेफरी 10 तक काउंट कर रहा था धीरे धीरे। तो फिर तभी फिर वहाँ पे एमसी आ जाता है। तो फिर रिंग में गैंग डियो खड़ा था वोंग यू को नीचे लटाए हुए। तो फिर रेफरी का 10 काउंट पूरा हुआ। तो फिर वोंग यू नीचे लेटा हुआ था। तो फिर डियोकू अपने ग्लव्स उतारता है। तो फिर तभी उसका कोच उसके पास आ जाता है। तो फिर कोच कहता है तुम थोड़ा रिलैक्स करो। तो फिर उसने जवाब दिया उसे और अच्छे पंच मारने थे, क्योंकि वो बंदा मुझे पसंद नहीं है। तो फिर अब उसके पास रिकवर करने का थोड़ा टाइम था। तो फिर वो जाते हुए पानी पीते हुए हमारे एमसी को देखता है। तो फिर कोच ने ड्यू को अगले अपोनेंट के बारे में समझाने की कोशिश की, लेकिन उसने उसको इग्नोर कर दिया। तो फिर वो एमसी के बिल्कुल पास आ जाता है। तो फिर ड्योको ने फाइनली उसको चैलेंज कर दिया। वो स्पैरिंग मैच के बाद एक प्रॉपर फाइट के लिए काफी एक्साइटेड था। तो फिर वो जाते हुए कंधे पे उसके हाथ रखते हुए स्मैन को भी देखता है, जो कि वो स्मैन को इग्नोर कर देता है। तो फिर तभी वो वहां से निकल जाता है। तो फिर हमारा एमसी थोड़ा कांप रहा था। तो फिर तभी स्मैन भी ये बात नोटिस कर रही थी। तो फिर स्मैन उसको बैक पुश करती है। तो फिर तभी वो कहती है तुम्हें इतना हार्ड पुश करने की कोई जरूरत नहीं है, आगे जो भी होगा तुमने पहले से ही प्रूफ कर दिया है। तो फिर तभी एमसी थोड़ा मोटिवेट हो जाता है। फाइनली वो कॉन्फिडेंस से अपनी ग्रिप टाइट कर देता है। वो ये फाइट सिर्फ चैंपियनशिप के लिए नहीं बल्कि अपने लिए जीतना चाहता था। तो फिर वो अपना हेड गियर पहन लेता है और रिंग के बीचों बीच अपने अपोनेंट के सामने खड़ा हो जाता है। तो फिर उसको चेयर करने के लिए साइड में स्पैन भी थी। तो फिर हम एमसी को देखते हैं जो कि हारने के बजाय आगे बढ़ना चाहता था और बिल्कुल एग्रेशन के साथ फाइट लेता है। तो फिर हम क्यों और उसके दोस्त को भी देखते हैं जो कि हमारे एमसी की फाइट देख रहे होते हैं। तो फिर हम स्मैन को भी देखते हैं जो कि गौर से हमारे एमसी की फाइट देख रही थी और थोड़ा डर भी रही थी। तो फिर हम हमारे एमसी को देखते हैं जो कि थका हारा हुआ लग रहा था, लेकिन सामने खड़ा वोंग यू एकदम कॉन्फिडेंस से उसको देख रहा था। तो फिर हम देखते हैं एमसी इतना ज्यादा थक गया था कि जिसकी वजह से उसकी आंख में उसका पसीना आ गया था, जिसकी वजह से उसका फोकस थोड़ा भटक जाता है। तो फिर हम ड्योको को देखते हैं जो कि अटैक करने की कोशिश करता है। तो फिर हम देखते हैं हमारा एमसी का गार्ड ओपन हो जाता है। तो फिर जिसकी वजह से ड्योको उसे जोर से पंच मारता है। तो फिर हमारा एमसी नीचे गिर जाता है, जिसको देख के हमारा कोच भी थोड़ा परेशान हो गया था। तो फिर रेफरी काउंटिंग शुरू कर देता है। तो फिर हम अपने एमसी को देखते हैं जो कि बहुत ही बुरी हालत में अपने मन में सोचने लगा था ये अलग है
ये बिल्कुल ही अलग है, ऐसे लगता है कि इसकी बॉडी किसी आर्मर से ढकी हो। तो फिर तभी हमें क्यों के दोस्त को देखते हैं जो कि कहता है, वो हमारे एमएससी का मजाक उड़ाते हुए कहता है ये उसको हैंडल नहीं कर पाएगा, मुझे पता है। तो फिर क्यों कहता है ऑब्वियसली वोंग यू हारेगा। तो फिर उसका दोस्त कहता है हे शट अप। तो फिर हम वोंग यू को देखते हैं जिसकी शक्ल देखने लायक थी। तो फिर वो अचानक से क्यों के बिल्कुल पीछे आ जाता है। तो फिर तभी क्यों थोड़ा डर जाता है। तो फिर क्यों थोड़ा डरता है और कहता है ओ वोंग यू तुम आ गए। तो फिर तभी हम वोंग यू को देखते हैं जो कि फाइट देखने लगता है। तो फिर तभी क्यों कहता है अब तो इसमें देखने लायक कुछ भी नहीं बचा, और हाँ मुझे नहीं लगता ये बेवकूफ अब उठेगा, तुम्हें तो देख के ये काफी खुशी हो रही है उन्हें। तो फिर वोंग यू थोड़ा उसे गुस्से से देखता है। तो फिर तभी क्यों कहता है मेरे कहने का मतलब है। तो फिर हम रिंग में ड्योको को देखते हैं जो कि हैरानी से हमारे एमएससी को देख रहा था। तो फिर तभी हम अपने एमएससी को देखते हैं। तो फिर हम अपने एमएससी को देखते हैं जो कि अपनी जगह से उठ रहा था। तो फिर वो अपने मन में कह रहा होता है मुझे खड़ा होना पड़ेगा, मुझे उन पुराने दिनों के लिए खड़ा होना पड़ेगा, मेरे पास ऑडियंस है जो मुझे चेयर कर रही है, मेरे पास ब्राइट लाइट्स हैं, कम से कम इस रिंग में सब कुछ यहाँ पे सही है। तो फिर हम रेफरी को देखते हैं जो कि हमारे एमएससी को कह रहा था तुम कर सकते हो। तो फिर एमएससी कहता है यस मैं कर सकता हूँ। तो फिर हम रेफरी को देखते हैं जो कि एक बार फिर से बॉक्सिंग स्टार्ट करने को कहता है। तो फिर हम एमएससी को देखते हैं जो कि पूरे कॉन्फिडेंस से आगे बढ़ता है और एक पंच मारने की ट्राई करता है। तो फिर जैसे ही वो अपना पंच उसके बिल्कुल पास करता है तो फिर तभी घंटी बज जाती है और राउंड खत्म हो जाता है। तो फिर हम कोच को देखते हैं जो कि कहता है क्या लक था उसका। तो फिर हम ड्यूक के कोच को देखते हैं जो कि उसे कहता है गुड वर्क और इस मैच को ज्यादा लंबा मत खींच और उसे यही खत्म कर दे, वो एक इजी अपोनेंट है। तो फिर हम अपने एमएससी को देखते हैं जो कि कहता है ये इजी नहीं है। तो फिर कोच थोड़ा हैरान हो जाता है और कहता है तो फिर हमारा एमएससी कहता है मेरा अपोनेंट एक अलग ही लेवल पर है। तो फिर कोच कहता है हाँ तुम्हारी बात सही है, मुझे भी ऐसे ही लग रहा है। तो फिर हम अपने एमएससी को देखते हैं जो कि कहता है ये काम नहीं कर रहा है। तो फिर तभी कोच कहता है क्या नहीं काम कर रहा है। तो फिर हमारा एमएससी कहता है मैं बार बार स्लिप बैंक का यूज करने के लिए ट्राई कर रहा हूँ पर वो बार बार 1 फुट के गैप से फेल होता जा रहा है। स्लिप वर्क कर रही है बट बैंक नहीं काम कर रही। तो फिर हमारा कोच कहता है तो ये तूने पहले कैसे कर लिया था। तो फिर एमएससी कहता है पिछली बार मेरा पैर फिसल गया था। तो फिर अचानक से घंटी बजती है। तो फिर तभी कोच उसे लास्ट मैसेज देता है ध्यान से सुनो, टेक्निक हमेशा अपने आप काम नहीं करती। तो फिर रेफरी कहता है दोनों बॉक्सर आमने सामने आओ। तो फिर दोनों बॉक्सर रेडी हो जाते हैं। तो फिर ड्योको को कोच कहता है इसको खत्म कर दो। तो फिर ड्योको भी उसकी बात सुन लेता है। तो फिर ड्योको अपने मन में सोच रहा होता है कि कैसे मैंने पिछली बार उसे फाइट की थी। तो फिर वो फाइट लेने के लिए एक बार फिर से पहले वाली टेक्निक को यूज करता है। तो फिर तभी हमारा एमएससी अपने मन में सोच रहा होता है टेक्निक कभी भी गोल नहीं बन सकती। तो फिर ड्योको जैसे ही अपना पंच लगाने की कोशिश करता है तो फिर तभी हमारा एमएससी थोड़ा साइड हो जाता है। तो फिर जिसकी वजह से उसका पंच मिस हो जाता है। तो फिर हमारा एमएससी अपना पंच लगाने के लिए एक पोजीशन लेता है। तो फिर वो कहता है टेक्निक को भूल जाओ। तो फिर वो जोर से उसके मुंह पे सीधा एक पंच मार देता है। तो फिर ऑडियंस भी ये देख के शॉक रह गई। तो फिर दोनों बॉक्सर के कोचेस का मुंह खुला का खुला रह गया। तो फिर वोंग यू के दोस्त कहते हैं ये क्या था। तो फिर स्मैन थोड़ा एक्साइटेड हो जाती है ये देख के। तो फिर हम अपने एमएससी को देखते हैं जो कि बहुत ही ज्यादा खुश था। तो फिर वो अपने मन में सोच रहा था मेरा पंच कनेक्ट हुआ, फाइनली मैंने वो हिट कर दिया। तो फिर तुरंत ही एमएससी के मुंह पे सीधा एक पंच पड़ता है। तो फिर जिसकी वजह से एमएससी पीछे जाके रोप से टकरा के नीचे गिर जाता है। तो फिर जिसकी वजह से हमारे एमएससी की हालत बिल्कुल खराब हो जाती है। ड्योको ने इतने जोर से पंच मारा जिसकी वजह से हमारे एमएससी का माइंड ब्लैंक हो जाता है। तो फिर हम रेफरी को देखते हैं जो कि अपनी काउंटिंग स्टार्ट करता है। तो फिर तभी एमएससी अपने मन में सोच रहा होता है स्लिप बैंक काम तो किया बट क्या हुआ, लेकिन अब मैं क्या कर सकता हूँ। तो फिर हम स्मैन को देखते हैं जो कि काफी परेशान लग रही थी, साथ ही कोच भी काफी परेशान लग रहा था। तो फिर हम ऑडियंस के बीच में 2 लड़कों को देखते हैं जो कि आपस में बात कर रहे होते हैं। तो फिर तभी एक कहता है ये ऑलरेडी दूसरी बार गिर चुका है। तो फिर तभी दूसरा कहता है हाँ मुझे भी लगता है और मुझे लगता है शायद इसे काफी ज्यादा दर्द हो रहा होगा। तो फिर क्यों कहता है हाँ मुझे पता था यही होगा। तो फिर कोच कहता है ये बहुत ज्यादा हो गया अब। तो फिर तभी कोच अपना टॉवल उठाता है इस मैच को खत्म करने के लिए। तो फिर तभी कोच का कोई हाथ पकड़ लेता है। तो फिर हम देखते हैं वो स्मैन होती है। तो फिर स्मैन कहती है डैड आपको पता है ना एमएससी उठ सकता है। तो फिर हम देखते हैं कोच की सीधा नजर रिंग में जाती है। तो फिर तभी हम अपने एमएससी को देखते हैं जो कि उठने लग जाता है। वो धीरे धीरे करके कांपता हुआ अपने पैरों पे खड़ा हो रहा था। तो फिर ऑडियंस भी हमारे एमएससी को देख के बहुत ही ज्यादा हैरान हो जाती है। तो फिर रेफरी हमारे एमएससी को पूछता है तुम कर सकते हो। तो फिर एमएससी मोटिवेट होता हुआ कहता है यस आई कैन डू इट, मैं कर सकता हूँ। तो फिर ड्योको के चेहरे पे भी हमें थोड़ा डर दिखाई देता है। तो फिर ड्योको का कोच अपने मन में सोच रहा होता है ये क्या कर रहा है, ये इसको खत्म क्यों नहीं कर रहा। तो फिर तभी ड्योको पंच मारने के लिए तैयार हो जाता है। दूसरी तरफ हमारा एमएससी भी तैयार हो जाता है। तो फिर जैसे ही हमारा एमएससी पंच मारता है तो फिर ड्योको डॉज कर लेता है
तो फिर ड्योकू एक जोर से अपर कट देता है, तो फिर जिसकी वजह से हमारा एमओसी तो खांसने लग जाता है, उसकी हालत बिल्कुल खराब हो जाती है, वो अपने घुटनों के बल गिर जाता है। तो फिर उसकी आंखों से आंसू भी आने लग गए थे। वो अपने मन में सोच रहा था सच में मुझे बहुत ज्यादा दर्द हो रहा है। तो फिर वो अपने आप को कहता है तुम इतनी दूर क्यों आए। तो फिर इसके बाद सीन शिफ्ट हो जाता है। तो फिर हम अपने एमओसी को देखते हैं। तो फिर वो सुमैन को बुलाता है। तो फिर सुमैन हमारे एमओसी को पानी की बोतल देते हुए कहती है तुम्हें पेन पसंद नहीं है तो फिर तुम ये खेल क्यों खेल रहे हो। तो फिर एमओसी कहता है मुझे फील हुआ कि मैं पहली बार स्टैंड ले रहा हूँ अपनी लाइफ का। तो फिर हमें सीन दिखाया जाता है जहाँ पे कि हमारे एमओसी को बुली किया जाता है। तो फिर तभी हमारा एमओसी कहता है मैं पहले के जैसा नहीं बनना चाहता, कम से कम इस रिंग में नहीं। तो फिर तभी हम करंट सीन में आते हैं। तो फिर तभी हम अपने एमओसी को देखते हैं जो कि कहता है हर कोई बराबर है। तो फिर हमारा एमओसी लटखटाते हुए अपने पैरों पे एक बार फिर से खड़ा हो जाता है। तो फिर वो मन में कहता है मैं अगर पहले वाला होता तो मैं कब का गिव अप कर देता, पर कम से कम मैं इस रिंग में तो गिव अप नहीं करूंगा और रुकूंगा नहीं, क्योंकि यही हूँ मैं। तो फिर तभी मैन और कोच उसको मोटिवेट करते हुए अपने एमओसी के बारे में सोच रहे होते हैं। तो फिर तभी ऑडियंस में से वही लोग एक बार फिर से कहते हैं ये एक बार फिर से खड़ा हो गया। तो फिर दूसरा कहता है ओ नो मैं इसको रोकना चाहता हूँ अभी के अभी। तो फिर वोंग यू और उसके दोस्त बहुत ही ज्यादा हैरान हो जाते हैं। तो फिर हम ड्योकू को देखते हैं जो कि बहुत ही ज्यादा गुस्से से उसको देख रहा था। ये फिर से खड़ा हो गया, पहले तो ये एक फन था लेकिन अब ये मुझे परेशान कर रहा है। तो फिर ड्योकू अटैक करने के लिए जाता है। तो फिर ड्योकू का सीधा पंच जाके एमओसी के एक बार फिर से फेस पे लगता है। तो फिर एमओसी अपना पंच मारने की कोशिश करता है। तो फिर तभी ड्योकू डॉज कर लेता है। तो फिर एक बार फिर से उसको एक अपर कट देता है। तो फिर कोच ये देख के बहुत ही ज्यादा निराश हो जाता है। तो फिर ड्योकू एक बार फिर से पंच मारता है। तो फिर हमारा एमओसी उसको डॉज कर लेता है। तो फिर एमओसी बहुत ज्यादा थका हुआ था, तो फिर जिसकी वजह से वो उसकी बाहों में आ जाता है। तो फिर ड्योकू धीरे से उसके कान में कहता है तू ज्यादा मत बन, तू ऑलरेडी हार चुका है। तो फिर हमारा एमओसी भी कहता है तो अगर मैंने गिव अप कर दिया यहाँ पर तो मैं अपने आप को बर्बाद कर दूंगा। मैं पहली बार अपनी लाइफ में अपने के लिए पहली बार खड़ा हो रहा हूँ। तो फिर घंटी बज जाती है, राउंड खत्म हो जाता है। तो फिर कोच हमारे एमओसी को जल्दी से बुलाता है और कहता है जल्दी से यहाँ पर बैठो। तो फिर हमारा एमओसी बहुत ही ज्यादा थका हुआ था, तो फिर वो धीरे धीरे कुर्सी पे बैठता है। तो फिर कोच कहता है हमारे एमओसी को एमओसी इट्स ओके, इसको खत्म करो अब, ये तुम्हारा पहला बैच नहीं है। तो फिर एमओसी कहता है मैं ये करना चाहता हूँ, मेरा अपोनेंट पूरी तरह मुझे नॉक करने की ट्राई कर रहा है, ये कोई ट्रोमेंटिंग बुली नहीं है, वो मुझे सच में नॉक करने की कोशिश कर रहा है। तो मेरे लिए ये बहुत ही ज्यादा एक्साइटिंग है, मुझे चीज इतनी ज्यादा खुशी दे रही है कि मैं आपको शब्दों में नहीं बता सकता कि मुझे कोई रोकने की कोशिश कर रहा है पूरी जान से। तो फिर ड्योकू का कोच कहता है तुम यहाँ पे मजाक कर रहे हो। तो फिर हम ड्योकू को देखते हैं जो कि अपने मन में सोच रहा होता है वही एमओसी की कही हुई बातें। तो फिर कोच कहता है तुम मुझे जवाब दो, तुम यहाँ पे कोई मजाक कर रहे हो। तो फिर हम फ्लैशबैक देखते हैं जहाँ पे कि ड्योकू एक छोटा बच्चा होता है। तो फिर वो कहता है डैड। तो फिर इसके बाद उसका डैड उसको जोर से एक थप्पड़ मारता है। तो फिर जिसके बाद हमें पता चलता है ड्योकू का कोच ही उसका बाप होता है। तो फिर थप्पड़ लगने की वजह से वो नीचे गिर जाता है और बहुत ही ज्यादा डर जाता है, फिर वो रोने लगता है। तो फिर उसका डैड उसके दोनों हाथों को पकड़ता है और अपनी तरफ खींचता है। तो फिर तभी ड्योकू कहता है डैड मुझे दर्द हो रहा है। तो फिर उसका डैड कहता है तुम्हें दर्द हो रहा है, ये वो दर्द नहीं है जो तुम्हें लोग देने वाले हैं, ये दर्द कुछ भी नहीं है। तो फिर ड्योकू रोते हुए कहता है मैं ये करूंगा, मैं ये करूंगा, मैं बिना रेस्ट किए ये करूंगा, मैं इसकी प्रैक्टिस लगातार करूंगा। तो फिर उसका डैड उसे गले लगाते हुए कहता है ये सब कुछ तुम्हारे लिए है और तुम मेरी तरह एक लूजर मत बनना। तो फिर ड्योकू अपने मन में सोच रहा होता है ये आखिरी दिन था जब मेरे डैड ने मुझे हक किया था। तो फिर हम देखते हैं ड्योकू की पहली फाइट। तो फिर तभी ड्योकू अपने मन में सोच रहा होता है मुझे अपने फादर की प्रवृत्ति चाहिए, बट जैसे मैंने सोचा था ये उतना भी आसान नहीं है। तो फिर हम ड्योकू की पहली फाइट देखते हैं जिसमें कि उसकी परफॉर्मेंस काफी घटिया थी। तो फिर वो अपनी पहली ही फाइट में बहुत बुरी तरीके से हार जाता है। तो वो ड्योकू अपने मन में सोच रहा होता है मेरे फादर की उम्मीदें मेरे से काफी ज्यादा थी, बट मैं उस टाइम बहुत ज्यादा छोटा था उनकी उम्मीदों पे खरा उतरने के लिए। तो फिर ड्योकू का अपोनेंट उसको कहता है वाओ ड्योकू तुम काफी स्ट्रांग हो, एक सेकंड के लिए तो तुमने मुझे नर्वस कर दिया था। तो फिर तभी कोई जोर से चिल्लाता है गेट अप। तो फिर तभी सभी का ध्यान उसकी तरफ चला जाता है। तो फिर ड्योकू अपने मन में कह रहा था डैड। तो फिर उसका डैड कहता है मर्द रोते हैं, अभी ये तुम्हारे आंसू असली नहीं है, असली आंसू तब बहते हैं जब हम हार के बिल्कुल करीब होते हैं, तुम्हें ये दर्द पता है। तो फिर तभी ड्योकू थोड़ा मोटिवेट होकर अपने पैरों पे खड़ा हो जाता है। तो फिर उसका अपोनेंट भी थोड़ा हैरान हो जाता है, वो कहता है ड्योकू। तो फिर उसका डैड कहता है कंटिन्यू। तो फिर तभी अपोनेंट कहता है हमें इससे आगे जाने की कोई जरूरत नहीं है। तो फिर हम ड्योकू को देखते हैं जो कि एक बार फिर से फाइट करने के लिए रेडी हो जाता है। तो फिर हम उसके अपोनेंट को देखते हैं जो कि लड़ना तो नहीं चाहता लेकिन फिर भी वो कोच की आंखों में देखता है। तो फिर तभी वो लड़ने के लिए बिल्कुल रेडी हो जाता है। तो फिर वो अपने मन में कहता है ड्योकू आई एम सॉरी,
तो फिर तभी वो पंच मारने के लिए ट्राई करता है। तो फिर वो जोर से ड्योकू के मुंह पे सीधा एक पंच मार देता है। तो फिर तभी लोग कहने लगते हैं आसपास, ड्योकू तुम ठीक हो, जल्दी से पानी लाओ ड्योकू के लिए, ड्योकू शायद ठीक नहीं है, जल्दी लाओ। तो फिर हम ड्योकू को देखते हैं जो कि रिंग के बीचों बीच लिटा हुआ था। तो फिर हम ड्योकू को देखते हैं जो जिसकी हालत बिल्कुल खराब हो जाती है। तो फिर इसके बाद ड्योकू अपने मन में कह रहा था, उस दिन मैं अपने डैड की बैग अच्छे तरीके से भी नहीं देख पा रहा था, बट मुझे कुछ नया सीखने को मिला। तो फिर इसके बाद सीन शिफ्ट हो जाता है। तो फिर हम एक नए खिलाड़ी को देखते हैं जो कि कहता है हेलो। तो फिर ड्योकू का डैड कहता है ओ वेलकम मेरे जिम के खजाने। तो फिर हमें बताया जाता है ये वही शख्स था जिसकी वजह से मेरा डैड स्माइल करता था। तो फिर इसके बाद सीन शिफ्ट हो जाता है। तो फिर हमें बारिश पड़ती हुई दिखाई देती है। तो फिर वही बंदे की ड्योकू के साथ फाइट होती है, बट आज ड्योकू अलग था, वो पहले वाला ड्योकू नहीं था। तो फिर फाइट स्टार्ट होती है। ड्योकू की परफॉर्मेंस सच में बहुत ही ज्यादा कमाल की थी। तो फिर ड्योकू का अपोनेंट उसको पूरी कोशिश करता है उसको पंच मारने की, लेकिन ड्योकू को नहीं लगता, ड्योकू हर बार बच जाता है। तो फिर तभी ड्योकू मौका संभालते हुए उसको जोर से एक अपर कर देता है। तो फिर जिसकी वजह से उसका अपोनेंट नीचे गिर जाता है। तो फिर हम देखते हैं ड्योकू इस फाइट में जीत जाता है। तो फिर हम देखते हैं ड्योकू का पिता बिल्कुल भी खुश नहीं था। तो फिर तभी ड्योकू का डैड कहता है तुम डिस्ट्रैक्ट हो गए थे जब स्पेयरिंग खत्म भी नहीं हुई थी। तो फिर ड्योकू ये सुन के थोड़ा हैरान हो जाता है। तो फिर ड्योकू अपने मन में कह रहा होता है डैड मुझे देख के कभी भी स्माइल नहीं करते। तो फिर तभी उसका डैड उसके साथ वाला एक प्लेयर को कहता है मुझे नहीं लगता ये बच्चा तुम्हारी जगह ले पाएगा, मुझे नहीं लगता इसमें कोई भी टैलेंट है। तो फिर ड्योकू ये सुन के बहुत ही ज्यादा सैड हो जाता है। तो फिर ड्योकू का अपोनेंट कहता है ड्योकू तुम काफी स्ट्रांग हो, लेकिन मैंने अभी तक गिव अप नहीं किया है। तो फिर ड्योकू बहुत ही ज्यादा गुस्से से उसकी तरफ आता है। तो फिर हम करंट सीन में आते हैं जहाँ पे कि हमारा ड्योकू एक बार फिर से अपने गुस्से से एमएससी की तरफ आता है। तो फिर इसके बाद रेफरी कहता है डाउन। तो फिर सभी लोग वहाँ पे हैरान हो जाते हैं। तो फिर हमें सीन दिखाया जाता है जहाँ पे रेफरी काउंटिंग स्टार्ट कर देता है 3, 4, 5। तो फिर स्मैन कहती है डैड आपने वो देखा। तो फिर उसका डैड भी ध्यान से देख रहा होता है। तो फिर कोच कहता है हाँ मैंने देखा, ये तो होना ही था। तो फिर हम देखते हैं ड्योकू पंच मारने की ट्राई करता है। तो फिर तभी उससे हमारा एमसी बच जाता है। तो फिर तभी एमसी पंच मारने के लिए पोजीशन में आ जाता है। तो फिर तभी ड्योकू भी ये देख के थोड़ा हैरान हो जाता है। तो फिर तभी एमसी अपना मुंह लगाते हुए स्लिप बैंक का यूज करता है। तो फिर वो इसका यूज करते हुए प्रॉपर तरीके से उसके मुंह पे सीधा एक पंच मार देता है। तो फिर जिसकी वजह से ड्योकू पहली बार मैच में दूर जाके गिरता है। तो फिर तभी स्मैन अपने डैड को कहती है क्या इसने स्लिप बैंक की प्रैक्टिस की थी। तो फिर कोच कहता है वो तनाव में डूबा हुआ है, वही उसकी ताकत है, लेकिन वो इतने थके हारे हुए स्टेज में रिफ्लेक्ट कैसे कर पा रहा है। तो फिर रेफरी की एक बार फिर से हमें काउंटिंग दिखाई देती है जहां पर वो कहता है 6, 7, 8। तो फिर हम ड्योकू को देखते हैं जो कि अपने पैरों पे खड़ा हो जाता है। तो फिर तभी वो कहता है ये बहुत ही शानदार था। तो फिर हमारा एमएससी भी उसको देख के थोड़ा हैरान हो जाता है। तो फिर हमारा कोच कहता है ये पॉसिबल नहीं हो सकता। तो फिर रेफरी ड्योकू को पूछता है तुम कर सकते हो। तो फिर हम देखते हैं ड्योकू अपने डैड की तरफ देखता है। तो फिर उसका डैड कहता है ये कैसा अपमान है। तो फिर ड्योकू थोड़ा गुस्से में आ जाता है। तो फिर वो जोर जोर से हंसने लग जाता है। रेफरी ये देख के हैरान हो जाता है। तो फिर हमारा एमएससी भी उसे हंसता हुआ देख के थोड़ा शौक रह गया। तो फिर स्मैन कहती है ये ऐसे एक्टिंग क्यों कर रहा है। तो फिर ऑडियंस कहती है ये कर क्या रहा है बंदा। तो फिर क्यों कहता है ये पागल हो गया है। तो फिर एमएससी को देखते हैं जो कि बहुत ही थका हुआ था। तो फिर तभी ड्योकू कहता है हे तुम्हें इस हद तक जाने के लिए किसने प्रेस किया। तो फिर एमएससी उसे हैरान होकर देखता है, वो कुछ भी नहीं कहता। तो फिर एमएससी हंसते हुए कहता है मैंने खुद को ही रिकॉग्नाइज किया और खुद को ही प्रेस किया। तो फिर एमएससी की ये बातें सुन के ड्योकू अपना मुंह फेर लेता है। तो फिर वो कहता है इसमें अब कोई मजा नहीं है। तो फिर रेफरी कहता है हे तुम कहाँ जा रहे हो। तो फिर हम ड्योकू को देखते जो कि अपने ग्लव्स उतारने लग जाता है। तो फिर सभी ये देख के बहुत ज्यादा हैरान हो जाते हैं। तो फिर ड्योकू अपने ग्लव्स उतार के वही रिंग में फेंक देता है। तो हमारा एमएससी और रेफरी वहाँ पे खड़े खड़े उसे देखते रहते हैं। तो फिर तभी ऑडियंस कह रही थी क्या उसने अपने ग्लव्स उतार दिए, क्यों। तो फिर तभी ड्योकू रिंग छोड़ के बाहर निकल जाता है। तो फिर तभी ऑडियंस में से बीच में कोई कहता है क्या ये रेड कॉर्नर गेम छोड़ के चला जा रहा है, तो क्या ये अलाउड है। तो फिर उसका डैड उसको बहुत ही ज्यादा हैरानी से देख रहा था। तो फिर तभी उसका डैड ड्योकू को कहता है तुम यहाँ पे अभी क्या कर रहे हो। तो फिर ड्योकू वहाँ से जाते हुए कहता है मैं भी एक बार बदला ले रहा हूँ। तो फिर उसका डैड गुस्से में कहता है क्या। तो फिर वो बहुत ही गुस्से में कहता है वापस यहाँ पर आओ। तो फिर हम देखते हैं ड्योकू वहाँ से निकल जाता है, अपने बाप को इग्नोर कर देता है। तो फिर हमें बताया जाता है कि ड्योकू ऐसा पहली बार कर रहा है कि वो अपनी फादर की रिंग को पहली बार छोड़ के चला गया था। तो फिर रेफरी बहुत ज्यादा हैरान हो जाता है। तो फिर वो एमएससी का
हाथ उठाते हुए उसको विनर डिक्लेयर कर देता है। तो फिर हम कोच को देखते हैं जो कि बहुत ही ज्यादा खुश था। तो फिर हम सुमैन को देखते हैं जो कि रिंग के अंदर आ जाती है एमसी के लिए। तो फिर हम एमसी को देखते हैं जो कि बहुत ही ज्यादा थक गया था, तो फिर इसीलिए वो रिंग के बीचों बीच गिर जाता है। तो फिर एमसी अपने मन में सोच रहा था ये जीत मेरे लिए सेटिस्फाई नहीं है। तो फिर सुमैन कहती है एमसी तो क्या तुम ठीक हो? तो फिर हम एमसी को देखते हैं जो कि अंदर से बिल्कुल जल रहा था। तो फिर सुमैन अपने डैड से पूछती है डैड क्या ये बच्चा ठीक है? तो फिर डैड कहता है उसका किसी को क्या पता सपने में क्या कर रहा है ये। तो फिर थोड़े टाइम के बाद हमें एक सीन दिखाया जाता है जहाँ पे कि एक फोटोग्राफर उनकी फोटो खींच रहा था। तो फिर फोटोग्राफर हमारे कोच को कहता है प्लीज यहाँ देखिए। तो फिर कोच तो बहुत ही ज्यादा खुश था। तो फिर फोटोग्राफर सुमैन को कहता है प्लीज थोड़ा नजदीक होइए। तो फिर सुमैन उसके बिल्कुल पास आ जाती है। तो फिर तभी हमारा एमसी थोड़ा शर्माने लग जाता है। तो फिर फोटोग्राफर कहता है ओके मैं पिक्चर ले रहा हूँ। तो फिर वो कहता है स्माइल। तो फिर इसके बाद सीन शिफ्ट हो जाता है। तो फिर हमें कोई डस्टबिन तोड़ता हुआ दिखाई देता है। तो फिर हम देखते हैं वो क्यों होता है। तो फिर वहाँ पे वोंग यू भी खड़ा होता है जो कि कहता है इसको मैं एक्सेप्ट नहीं कर सकता। तो फिर वोंग यू गुस्से से क्यों को बुलाता है। तो फिर क्यों और उसका दोस्त ये देख के थोड़ा हैरान हो जाते हैं। तो फिर तभी वोंग यू अपने गुस्से से कहता है वो अब दोबारा ट्रांसफर कब होगा। तो फिर इसके बाद सीन शिफ्ट हो जाता है। तो फिर हम अपने कोच को देखते हैं जो कि अपने सर्टिफिकेट को साफ कर रहा था। तो फिर वो उस सर्टिफिकेट को लेके बहुत ही ज्यादा खुश था। तो फिर तभी वो कहता है ये एक महान प्राप्ति है। तो फिर उसके साथ वाला एक बंदा कहता है प्लीज थोड़ा ध्यान से। तो फिर कोच कहता है मेरी जिम को ये पहली बार सर्टिफिकेट मिला है, कितने सालों से मैं इस सर्टिफिकेट का वेट कर रहा था। तो फिर हमें पता चलता है वहाँ पे ड्योकू का डैड भी बैठा होता है जो कि कहता है तुम इसके बारे में काफी खुश हो लेकिन मुझे बिल्कुल भी नहीं अच्छा लग रहा यहाँ पर बैठे। तो फिर कोच कहता है मैंने तुमसे कहा था कि तुम अपने बच्चे को काबू में रखो और ये दिन कभी ना कभी तो आएगा। तो फिर कोच ड्रिंक निकालते हुए कहता है तो चलो इसको पियो और शांत रहो। तो फिर ड्योकू का डैड कहता है तुम्हारे जैसा आदमी ड्रिंक शेयर कर रहा है तो अब तुम्हारा दिल काफी बड़ा हो चुका है। तो फिर इतना कहते हुए वो ड्रिंक को पी लेता है। तो फिर कोच कहता है क्या ये विनर का सबर नहीं है? तो फिर उसका डैड कहता है मैं तुम्हें बताना चाहता हूँ बड़े दिल वाले भाई। तो फिर कोच कहता है हाँ तुम मुझसे पूछो मेरे कोचिंग मेथड के बारे में। तो फिर उसका डैड कहता है चलो भूल जाओ, मुझे ये बताओ कि मैं उस बेवकूफ ड्योकू का क्या करूं। तो फिर कोच कहता है तुम ये कहना क्या चाहते हो? तुम उसका ट्रस्ट जीतो, उसको करने दो जो वो करना चाहता है, उसको पेरेंट्स की तरह एक ट्रीट करो अच्छे तरीके से। तो फिर उसका डैड कहता है तो क्या तुम इस बात के लिए श्योर हो? और हाँ वैसे भी आप जानते हो मैंने उस बच्चे का पालन पोषण। तो फिर कोच कहता है तुमने अपने बच्चे को अच्छे तरीके से ट्रीट नहीं किया, तुमने उसको क्लोन की तरह यूज किया है। क्या तुमने ये नहीं किया? तुमने ड्योकू को कभी भी अपने बच्चे की तरह नहीं देखा है। तो फिर ये सुन के उसका डैड बिल्कुल शांत हो जाता है। तो फिर कोच कहता है तुम्हें पता है क्लोन हमेशा टूट जाते हैं ओरिजिनल से पहले। तो फिर ये सुन के ड्योकू का डैड थोड़ा शर्मिंदा हो जाता है। तो फिर वो अपनी जगह से उड़ जाता है। तो फिर कोच कहता है तो तुम यहाँ से जा रहे हो? तो फिर उसका डैड कहता है मुझे यहाँ पर रुकने पर कोई अच्छे शब्द सुनने को नहीं मिलेंगे। तो फिर कोच कहता है तो अगर मैं तुम्हारी जगह होता तो मैं विनर कंपोजर की बात सुनता, तुम मेरे एडवाइस के लिए ग्रेटफुल नहीं हो। और जब ड्योकू बच्चा था तो तब उसकी आंखें बिल्कुल तुम्हारे जैसी थी, तो अब जब वो बड़ा हुआ तो उसका हाथ तुम्हारे जैसा था, पर किसे पता था अब सिर्फ उस बच्चे के लिए तुम्हारी परछाई ही बाकी रह गई है। तो फिर उसका डैड बहुत ही ज्यादा निराश हो जाता है। तो फिर तभी वो जोर से गेट बंद करके वहाँ से निकल जाता है। तो फिर तभी कोच थोड़ा एक्साइटेड होते हुए कहता है फाइनली मैंने अपने शब्दों से उसको हरा दिया, यही है प्राप्ति उसके मास्टर और उसके चैंपियन स्टूडेंट की। तो फिर तभी कोई वहाँ पे आ जाता है। तो फिर वो कोच को कहता है हेलो। तो फिर कोच उसे देखता है, वो अपने मन में कहीं ना कहीं सोच रहा था कि ये कौन है। तो फिर वो बंदा कहता है मैंने सुना है यहाँ पर बॉक्सिंग चैंपियन तैयार किए जाते हैं। तो फिर तभी कोच अपने मन में सोचने लग जाता है वाह क्या बात है, हमें नए मेंबर भी मिलने लगे हैं, क्या ये स्पोर्ट बॉक्सिंग विनिंग का नतीजा है? तो फिर कोच थोड़ा खांसते हुए कहता है तुम सही हो, तुम बिल्कुल सही जगह पर आए हो, यही वो जगह है जहाँ पे स्पोर्ट्स बॉक्सिंग चैंपियन बनाए जाते हैं। तो फिर तभी वो बंदा हमारे एमएससी की फोटो देख के कहता है अच्छा तो ये बंदा था जिसने डेकोगू को हराया है। तो फिर कोच कहता है हाँ यही है वो चैंपियन। तो फिर वो बंदा कहता है ये देखा देखा लग रहा है, कौन है ये? तो फिर कोच कहता है हाँ यही एमएससी है, दिखने में ये कमजोर है पर ये वैसा नहीं है। तो फिर वो बंदा कोच के बिल्कुल पास आ जाता है। तो फिर तभी वो कहता है मेरा एक क्वेश्चन है। तो फिर कोच थोड़ा डरते हुए कहता है क्या? तो फिर वो कहता है क्या एमएससी यहाँ पर है, तो क्या मैं उससे मिल सकता हूँ? तो फिर कोच कहता है अब मेरे हिसाब से वो चला गया, लेकिन तुम उसे सोंगसेओ हाई स्कूल में मिल सकते हो। तो फिर वो बंदा वहाँ से जाते हुए कहता है तुम्हारा धन्यवाद इस जानकारी के लिए। तो फिर कोच कहता है वेल ओके तुम जा रहे हो। तो फिर वो बंदा वहाँ से चला जाता है।
तो फिर इसके बाद सीन शिफ्ट हो जाता है तो फिर हमें वोंग यू दिखाया जाता है जो कि कह रहा था क्या ये सही है, तो फिर क्यों कहता है ये सच है, मुझे भी इसके बारे में अभी पता चला है। तो फिर दूसरा कहता है ओ कम ऑन, इस बात का क्या सेंस बनता है, वो बेवकूफ ड्यूकू को कैसे हरा सकता है। तो फिर क्यों कहता है मुझे लगता है वो सिर्फ लक की वजह से जीता है। ये बात बिल्कुल सच है कि वो ट्रांसफर होने से पहले एक बेवकूफ और एक लूजर था। तो फिर वोंग यू कहता है हाँ मैं भी यही कह रहा हूँ। तो फिर इसके बाद सीन शिफ्ट हो जाता है तो फिर हमें क्लासरूम दिखाया जाता है। तो वो टीचर सभी बच्चों को कहता है आई होप कि आपका वीकेंड बहुत ही अच्छा रहा हो, किसी को कोई दिक्कत परेशानी ना हुई हो। तो फिर स्टूडेंट भी कहते हैं यस कि हमें कोई भी दिक्कत नहीं आई, हमारा वीकेंड बहुत अच्छा रहा। तो फिर तभी इतना कह के वहाँ से टीचर निकल जाता है। तो फिर स्टूडेंट आपस में बातें करते रहते हैं। तो फिर तभी हम अपने एमसी को देखते हैं जो कि अपनी बुक्स बैग में डाल रहा था। तो फिर बाहर खड़े हम क्यों को देखते हैं, उसके साथ उसका दोस्त होता है। तो फिर हम देखते हैं वो दोनों हमारे एमसी के ऊपर नजर रखे हुए थे। तो फिर इसके बाद हमें पता चलता है कि वोंग यू ने एक गैंग बुलाई होती है जो कि हमारे एमएससी को पीटने के लिए थी। तो फिर हम वोंग यू को देखते हैं जो कि हंस रहा था। तो फिर इसके बाद हमें किसी के पैर दिखाए जाते हैं। तो फिर हमें पता चलता है वो वही लड़का था जो कि हमारे कोच से मिला था। तो फिर ये अपने मन में सोच रहा था तो अच्छा ये वो जगह है जहाँ पर हमारा एमसी है जो कि कुछ ना कुछ है। तो फिर इसके बाद दोस्तों हमारा 14 चैप्टर खत्म हो चुका है। तो आगे हम देखते हैं दोस्तों क्या होता है। तो दोस्तों इस वीडियो को अभी कभी लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। 14 के स्टार्टिंग में हम देखते हैं जहाँ पे कि हमारा एमसी स्कूल में था। तो फिर वो जाते हुए अपने मन में सोच रहा था क्या मुझे सीधा जिम में जाना चाहिए। तो फिर तभी वहाँ पे कोई बंदा आ जाता है। तो भाई इसका नाम मुझे आप कमेंट सेक्शन में बताना। तो ये कहता है ये कौन है, क्या ये गीजू है जो नया स्पोर्ट्स बॉक्सिंग चैंपियन है। तो फिर एमसी कहता है तो दोस्तों अब हम इसको एमसी नहीं कहेंगे, हम इसको कीजू कहेंगे, ठीक है। तो फिर कीजू कहता है हाँ चलो भाई मुझे बस किस्मत का साथ मिला और कुछ भी नहीं, बस इतना। तो फिर तभी कोई दूसरा बंदा कहता है अरे किस्मत भी एक स्किल का हिस्सा होती है, और बाय द वे सच में आप वहाँ पे बहुत शानदार लग रहे थे सच में। तो फिर कीजू थोड़ा शर्माते हुए कहता है अरे आप लोगों ने भी ये वो मैच देखा। तो फिर वो पीले बालों वाला कहता है हाँ हमने सब कुछ देखा, तुम बार बार गिरते रहे लेकिन किसी न किसी तरह तुम एक बार फिर से खिलौने की तरह उड़ जाते। तो क्या आप मेरी स्थिति की जल्दी से जांच कर सकते हैं। तो फिर कीजू कहता है क्या। तो फिर वो कहता है सच तो ये है कि मैंने हाल ही में बॉक्सिंग सीखना शुरू किया है, आपको बॉक्सिंग करते देखना इतना शानदार था कि मुझे भी इसे आजमाने का मन हुआ। फिर कीजू कहता है तुमने मेरी वजह से बॉक्सिंग शुरू की। फिर दूसरा बंदा कहता है पूछो ही मत, जब से उसने तुम्हें लड़ते हुए देखा है तब से वो सिर्फ बॉक्सिंग के बारे में बात करता रहता है। तो फिर कीजू क्यों का हाथ पकड़ते हुए कहता है तो तब तो आपको समझ में आ ही गया होगा कि बॉक्सिंग को इतना खास क्या बनाता है। तो फिर क्यों कहता है क्या 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 मतलब। तो फिर कीजू थोड़ा एक्साइटेड होते हुए कहता है बिल्कुल बॉक्सिंग वाकई एक शानदार खेल है, और आप किस बारे में जानना चाहते हैं, मैं आपकी किसी भी तरह से आपकी मदद कर सकता हूँ, तो बेझिझक पूछिए। तो फिर तभी वहाँ पे स्मैन आ जाती है। तो फिर तुरंत ही कीजू उसका हाथ छोड़ देता है और थोड़ा शर्माने लगता है। तो फिर वो दोनों कीजू को वहाँ से लेके जाते हैं। तो फिर स्मैन अपने मन में सोच रही थी ये सब इस तरह का व्यवहार क्यों कर रहे हैं। तो फिर हम देखते हैं स्कूल की छुट्टी हो जाती है जहाँ पे कि सभी स्टूडेंट एक दूसरे को अलविदा कह के वहाँ से जा रहे होते हैं। तो फिर एक साइड हम वोंग यू को देखते हैं जो कि अपने दोस्तों के साथ एमसी का वेट कर रहा था उसको पीटने के लिए। तो फिर हम देखते हैं क्यों और उसका दोस्त एमसी को उस जगह पर ले आता है। तो फिर वो वोंग यू के साथ इतने सारे बंदों को देख के थोड़ा हैरान हो जाता है। वो कहता है ये क्या हुआ। तो फिर वोंग यू अपनी जगह से खड़ा होते हुए कहता है वेलकम। तो हम कीजू को देखते हैं जिसके तो भाई पसीने छूट रहे थे, वो अंदर ही अंदर थोड़ा डर रहा था। तो फिर वोंग यू धीरे से कीजू के कान में कहता है आपके यहाँ आने से पहले क्या तुम्हें पता है तुम एक लूजर थे। तो फिर ये सुन के हमारा कीजू बहुत ही ज्यादा परेशान हो जाता है। तो फिर दूसरे साथ खड़े बंदे भी उसका मजाक उड़ाने लगते हैं ओ चेहरा तो देखो इसका। हाँ कभी कभी कुछ यादें ऐसी होती हैं जिनसे आप बस छुटकारा पाना चाहते हैं, लेकिन वे कीचड़ की तरह आपसे चिपकी रहती हैं। कभी कभी वो आपको भयानक नरक में वापस खींच ले जाते हैं। तो फिर कीजू कहता है नहीं मैं बस। तो फिर इतने में वोंग यू एक जोर से उसके मुंह पे एक थप्पड़ मारता है, इसकी वजह से वो नीचे गिर जाता है। तो फिर एक बंदा उसके पास आता हुआ कहता है हाँ हारा हुआ इंसान खुद को कुछ समझता है, देश की हालत सच में खराब हो गई है। तो फिर वो उसको कॉलर से पकड़ते हुए कहता है हे लूजर, तुम्हें लगा कि हमें पता नहीं था। तो फिर तभी कोई कहता है मैं अब हार नहीं मान सकता। तो फिर जैसे ही वो बंदा सामने देखता है तो फिर सामने स्मैन होती है। तो फिर वो कहती है तुम ये सब क्या कर रहे हो। तो फिर वो लड़का कहता है हाँ ये सब क्या हो रहा है। तो फिर अगली पल उसके मुंह पे सीधा एक बैग जाके लगता है।
तो फिर हम देखते हैं सुमैन ने अपना बैग फेंक के मारा था उस बंदे की तरफ। तो फिर जिसके बाद तो उस लड़के को बहुत ज्यादा गुस्सा आने लगा, वो कहने लगा डैम इट। तो फिर अगले ही पल सुमैन अपने बॉक्सिंग के अंदाज में आ जाती है और उसको एक पंच मारने के लिए जाती है। तो फिर एक जोरदार उसके मुंह पे सीधा एक पंच मारती है, तो फिर जिसकी वजह से वो पीछे जाके गिरता है। सभी के सभी लोग ये देख के बहुत ज्यादा हैरान हो रहे थे। तो फिर वोंग यू कहता है उफ, अब तो सच में हंगामा मच गया है। तो फिर कीजू थोड़ा हैरान होते हुए कहता है सुमैन। तो फिर सुमैन उसे चिल्लाते हुए कहती है उठो, तुम वहीं पे क्यों बैठे हो। तो फिर कीजू अपनी जगह से उठने लगता है और जाने के लिए तैयार होता है। तो फिर तभी उसके सामने कोई आ जाता है जो कि कहते हैं आपको क्या लगता है आप कहाँ जा रहे हैं, आपको पता है ये बहुत बढ़िया समय है, आइए आज ही आप दोनों का मामला सुलझा लेते हैं। तो फिर सुमैन कहती है अरे हिलोगे नहीं, तुम सचमुच हिलने वाले हो। तो फिर हमारा कीजू कहता है जरा इसको हटाओ, देखो तो जरा बॉक्सिंग करने वाले लड़के बड़े ही अकड़ू बन रहे हैं। तो फिर इतने में वो दोनों वहां से चले जाते हैं। तो फिर तभी वहां पे वोंग यू आ जाता है। तो वो कहता है अगर मैं ना हिलूं तो क्या होगा। तो फिर वो दोनों आमने सामने खड़े थे जैसे कि अगले ही पल वो फाइट करने वाले हैं। तो फिर तभी वहां पे क्यों आ जाता है। तो फिर वो कहता है तुम लूजर। तो फिर इतना कह के वो उसके ऊपर अटैक कर देता है। तो फिर वो उसको एक पंच मारने लगता है। तो फिर तभी हमारा कीजू उसको डॉच कर लेता है। तो फिर तभी हमारा कीजू एक जोरदार उसके मुंह पे सीधा एक पंच लगाता है। तो फिर दूसरा बंदा उसको किक से मारने की ट्राई करता है लेकिन वो उससे भी बच जाता है। उसके भी मुंह पे एक कमाल का पंच लगाता है। तो जिसके बाद तो वो पीछे जाके गिरता है। तो यहाँ पर दोस्तों हमारे कीजू को भी ये विश्वास नहीं हो रहा था कि मैंने ऐसा किया। तो फिर तभी वहाँ पे किसी की आवाज आती है जो कि कहता है सॉरी मैंने आपको बीच में से डिस्टर्ब किया, तो लेकिन मुझे एक क्वेश्चन पूछना था। तो फिर हम देखते हैं वो कोई और नहीं, वो वही बंदा होता है जो कि कीजू को ढूंढने के लिए स्कूल में आया था। तो फिर वो बंदा कहता है क्या आप कीजू को जानते हो। वहाँ पे सभी लोग उसको देख के थोड़ा हैरान हो गए थे, आखिर ये कौन है बंदा। तो फिर ये पीले बालों वाला बंदा कहता है डैम, अब तो हर तरह के अजीबो गरीब लोग सामने आने लगे। तो जिसके बाद तो उस बंदे को थोड़ा गुस्सा आ जाता है। तो फिर वो एक साइड पंच मारता है। तो फिर उसको मारने के बाद ये कहता है अरे वाह ये इलाका तो सच में काफी रोमांचक है। वहाँ पे कोई कहता है आखिर ये बंदा कौन है, ये क्या है। तो फिर वो बंदा कहता है जब कोई आपसे कुछ पूछे आप पहले जवाब दीजिए और फिर अपने काम पर वापस लौट जाइए। तो फिर एक बंदा उसको गाली देते हुए उसके ऊपर अटैक करने की कोशिश करता है लेकिन तभी वोंग यू अपना हाथ आगे कर लेता है और उसको रोक लेता है। तो फिर वोंग यू कहता है तुम किसे ढूंढ रहे हो। तो फिर वो बंदा कहता है कीजू। तो फिर वोंग यू पीछे खड़ा कीजू की तरफ देखने लगता है। तो फिर तभी सुमैन कीजू से पूछ रही थी क्या तुम ठीक हो। तो फिर हम कीजू को देखते हैं जो कि बहुत ही ज्यादा डर रहा था। तो फिर हमें बताया जाता है ट्रोमा आपकी सोच से ज्यादा समय तक असर करता है। जब आपको लगता है आप इससे बाहर आ चुके हो लेकिन आप हर बात समझ जाते हैं कि ये सिर्फ एक भ्रम था। तो फिर वोंग यू कहता है तुम कीजू को क्यों ढूंढ रहे हो। तो फिर वो बंदा कहता है ओ गलतफहमी मत डाले, मैं बस एक उस स्पोर्ट्स चैंपियन का चेहरा देखना चाहता था, बस इसके अलावा कुछ भी नहीं। तो फिर कीजू अंदर ही अंदर अपने मन में सोच रहा था ये मुझे जानता नहीं है। तो फिर हमें फ्लैशबैक में हमें दिखाया जाता है। तो फिर वो बंदा कहता है वाह बुरा नहीं है, सिगरेट के फिल्टर को भेजने में कामयाब। तो फिर अगले ही पल वो कीजू को मारने लग जाता है। आपको याद होगा ये सीन हमने एपिसोड 1 में देखा था। तो हम प्रेजेंट सीन में आते हैं जहाँ पे कि वोंग यू कहता है ओ सॉन्ग जिनवू क्या आप कह रहे हो कि आप मुझे नहीं जानते। तो फिर वोंग यू हंसने लग जाता है। तो फिर उसके टीम के मेंबर भी हंसने लग जाते हैं। तो फिर वोंग यू कहता है जिस चैंपियन की आप तलाश कर रहे थे वो वही व्यक्ति है, शायद वो आपकी पसंद का ना हो। तो फिर वो बंदा उसका हाथ पकड़ के कहता है ओ तो आप ली कीजू हो, आपसे मिलकर बहुत अच्छा लगा। तो फिर उस बंदे के दिमाग में जो कीजू ने यहाँ पर फाइट लड़ी थी उसके सारे सीन्स आ रहे थे। तो फिर वो उसका हाथ पकड़ते हुए कहता है ओ तो यही वो मुक्का है जिसने डेकोगु को जमीन पर गिरा दिया था, है ना। तो फिर हमें बताया जाता है घाव हमेशा पीड़ित के लिए उस व्यक्ति की तुलना में अधिक समय तक बने रहते हैं जिसने उन्हें पहुंचाया है। तो फिर वोंग यू कहता है इसने मुझे इग्नोर किया। तो फिर दूसरा बंदा कहता है वो कमीना वोंग यू की बात को नजरअंदाज करने की हिम्मत कैसे कर सकता है। तो फिर अगले पल वो उसके ऊपर अटैक करने की कोशिश करता है। तो फिर वो अचानक से पीछे मुड़ता है और अपनी लात से उसके ऊपर अटैक कर देता है। तो फिर दूसरा बंदा भी बेसबॉल से उसके ऊपर अटैक करने की कोशिश करता है लेकिन वो बच जाता है। तो फिर ये बंदा अपनी बॉक्सिंग की पावर दिखाता हुआ फिर उसके ऊपर एक जोर से पंच मार देता है। तो फिर तभी दूसरा आता है उसके ऊपर अटैक करने के लिए, वही पीले बालों वाला। तो फिर उसके ऊपर भी वो पंच मार देता है जिसकी वजह से उसकी हालत भी बिल्कुल खराब हो जाती है। तो फिर एक एक करके वो सभी को ठिकाने लगा देता है। तो फिर वोंग यू ये सब खड़ा देख रहा होता है। तो फिर वो बंदा सभी को निपटाने के बाद वोंग यू को कहता है क्या अब तुम भी। तो फिर एक बंदा कहता है वोंग यू को गुस्सा दिला रहे हो, है ना। तो फिर दूसरा कहता है तुम छोटे कमीने, तुम मर चुके हो। तो फिर इतने में ही वोंग यू आगे बढ़ता है। तो फिर ऐसा लग रहा था कि वोंग यू अब तो उसे मारने वाला है। तो फिर वोंग यू अपना हाथ आगे बढ़ाता है। तो फिर वो बंदा थोड़ा अलर्ट हो जाता है। तो फिर वोंग यू
उसका हाथ पकड़ के उसको हेलो करने लग जाता है। तो फिर वो हाथ मिलाते हुए कहता है, अरे यार सच में तुम्हें देख के मुझे बहुत खुशी हुई, आप भी यहाँ पर बॉक्सिंग सीखने आए हो ना? सच तो ये है कि मैंने भी ऐसा ही किया। तो फिर वो बंदा थोड़ा अजीब सा रिएक्शन देता है। तो फिर क्यों और उसके बंदे भी थोड़ा हैरान हो जाते हैं। तो फिर वॉन्ग पीछे की तरफ गुस्से से देखता है और क्यों के सीधा फेस पे अपनी लात से अटैक कर देता है। तो फिर वॉन्ग जो अपनी ही टीम को मारने लग जाता है। तो फिर तभी वो चिल्ला चिल्ला के कहता है, तुम सभी कायर हो क्या? तुम सब मिलकर एक ही आदमी पर हमला करने वाले हो? क्या तुम लोगों को जरा से भी शर्म नहीं आती? तो फिर वो बंदा कीजू की तरफ इशारा करता हुआ कहता है, अरे ये तो एक फनी गाय है। तो फिर कीजू कहता है, ये सीरियसली। तो फिर कीजू अपने मन में सोच रहा था, ठीक है तो मुझे डरने की कोई बात नहीं है, उसे तो मैं याद भी नहीं हूँ। तो फिर वो बंदा कीजू के बिल्कुल पास आते हुए कहता है, लेकिन फिर भी आप जानते हैं कि क्या हम पहले कहीं मिल चुके हैं? तो फिर इसके बाद सीन शूट होता है। तो फिर हमें कोच दिखाया जाता है। तो हम देखते हैं जिसके सिर पे अभी भी वही भूत सवार था। तो फिर वो थोड़ा एक्साइटेड होते हुए कहता है, चलिए देखते हैं क्या ये जगह बेहतर होगी, शायद इधर या फिर उधर। तो फिर ऐसे करके वो कहीं फोटो को कहीं इधर कर देता है तो कहीं उधर कर देता है। तो फिर वो एक जगह पर उस फोटो को रखते हुए कहता है, हाँ यही है बेस्ट जगह इसको रखने के लिए। खैर अब ब्रांडिंग। तो फिर डिकोगू का बाप वहाँ पे बैठा होता है जो कि कहता है, अरे आजकल तो सब कुछ ब्रांडिंग के बारे में ही है, हमें एक प्रीमियम स्ट्रेटजी की जरूरत है। एक्चुअल में ये एक प्रकार का ट्रेड सीक्रेट है। तो फिर कोच कहता है, आजकल हमारे जिम में हर किसी को एंट्री नहीं दी जाती। तो फिर डोकू का डैड कहता है, सचमुच? क्या आपका मतलब है कि आप मेंबर्स को चुन चुन के शामिल करते हो? सुनने में ये काफी अजीब लगता है ना? लेकिन ये वास्तव में काफी काम करता है। हम भी केवल उन्हीं लोगों को लेते हैं जो वास्तव में होनहार दिखते हैं। फिर बाद में ये बात बच्चों के बीच फैल जाती है। तो अगर आपको मौका मिल गया तो क्या आप प्रो बन पाओगे? प्रीमियम स्ट्रेटजी। तो फिर कोच एक मक्खी को मारने के बाद अपने मन में सोचता है, हाँ जब हमने एक चैंपियन तैयार कर लिया है तो शायद अब हमारी स्ट्रेटजी बदलने का समय आ गया है। तो फिर अगले ही पल गेट खुलता है। तो फिर स्मैन हमें नजर आती है। तो फिर वो कहती है, मैं घर आ गई। तो फिर उसका डैड भी खुश होते हुए कहता है, ओह वेलकम माय गर्ल। फिर स्मैन के पीछे ही हम कीजू और उस बंदे को भी देखते हैं जो कि कहता है, आपको दोबारा देखकर अच्छा लगा डायरेक्टर। तो फिर कोच कहता है, तुम वही बच्चे हो ना जो थोड़ी देर पहले मुझसे मिले थे? तो क्या आप साइन अप करने आए हैं? तो फिर वो बंदा हंसते हुए कहता है, हाँ मैं कम से कम प्रवेश परीक्षा देने की कोशिश करना चाहूंगा। तो फिर कीजू अपने मन में सोचने लग जाता है, क्या एंट्रेंस प्रवेश? तो फिर कोच कहता है, ओ एंट्रेंस टेस्ट। तो फिर वो बंदा कीजू पे हाथ रखता हुआ कहता है, हाँ क्योंकि यही वो जिम है ना जिसने एक चैंपियन को जन्म दिया है, मुझे लगा कि यहाँ पर एक एंट्रेंस परीक्षा तो होनी चाहिए। तो फिर कोच हंसते हुए कहता है, हाँ नहीं हमें ऐसी किसी चीज की जरूरत नहीं है। तो फिर कोच को अचानक से वही बातें याद आती हैं, अरे अब तो सब कुछ ब्रांडिंग के बारे में है, प्रीमियम स्ट्रेटजी। राइट, प्रीमियम स्ट्रेटजी, हमें ब्रांडिंग की जरूरत है। तो फिर इसके बीच वो बंदा कहता है, बिल्कुल नहीं, ये उन जगह में से एक नहीं है जो किसी भी अनजान व्यक्ति को काम पर रख लेती है और सिर्फ पैसे की परवाह करती है। तो फिर कोच अपना हाथ हिलाते हुए कहता है, अरे ये क्या कह रहे हो? तो फिर कोच किसी महान कोच की फीलिंग लेता हुआ कहता है, बिल्कुल आपको एंट्रेंस परीक्षा देनी होगी, और हाँ ये एक अनस्पोकन रूल है। तो फिर स्मैन कहती है, ये कब से चलने लगा? तो फिर कोच उस बंदे के कंधे पे हाथ रखता हुआ कहता है, तो क्या आप हमारे जिम में बॉक्सिंग सीखना चाहते हैं? तो फिर वो बंदा कहता है, जी हाँ, और उस बारे में प्लीज मुझे एक स्पैरिंग मैच की अनुमति दें। तो फिर ये सुनकर कीजू थोड़ा परेशान हो जाता है। तो फिर स्मैन अपने मन में सोचने लग जाती है, क्या स्पैरिंग वाकई कोई जरूरी है? तो फिर कोच कहता है, स्पैरिंग? तो फिर वो कहता है, यस डायरेक्टर। तो फिर वो कीजू के ऊपर अपना हाथ रखते हुए कहता है, मैं चैंपियन ली कीजू के साथ एक राउंड खेलना चाहूंगा। हाँ, तो तुम मुझे कुछ ना कुछ सिखाओगे ना कीजू? तो फिर स्मैन ये थोड़ा देख के परेशान हो जाती है। तो फिर साथ ही कीजू के पास भी कोई शब्द नहीं थे। तो फिर कोच कहता है, स्पैरिंग है ना, वैसे ये इम्पॉसिबल तो नहीं है, लेकिन। तो फिर स्मैन कहती है, मैं ऐसे करूंगा। तो फिर सभी का ध्यान स्मैन की तरफ चला जाता है। तो फिर वो बंदा कहता है, ओह। तो फिर स्मैन वहां से जाते हुए कहती है, आपको पता है वो हमारे जिम का एक चैंपियन है, वो किसी से भी यूं ही मुकाबला नहीं कर सकता। तो फिर उस बंदे का रिएक्शन कुछ ऐसा था। तो फिर कोच कहता है, हाँ ये भी सही है। तो फिर स्मैन दरवाजा बंद करते हुए कहती है, मैं कपड़े बदल कर वापिस आऊंगी। तो फिर वो बंदा कहता है, इंटरेस्टिंग। तो फिर कीजू अपने मन में सोचता है, आखिर बात क्या है, क्या सोच रहा है ये सॉन्ग जिन्वो?
तो फिर इसके बाद सीन शिफ्ट होता है तो फिर हमें कोच दिखाया जाता है जो कि हंसते हुए कहता है ये सिर्फ आपकी स्किल चेक करने के लिए है, ठीक है, तो इसीलिए ज्यादा परेशान ना हो, इसे सरल रखें, बिल्कुल आसान। तो फिर हम देखते हैं सॉन्ग जिनवो के साथ स्मैन थी उसी रिंग में जो कि एक स्पैरिंग मैच के लिए बिल्कुल रेडी थी। तो फिर सॉन्ग जिनवो कहता है तो मैं आप पर भरोसा करूंगा। तो फिर दोनों रिंग में आमने सामने खड़े होते हैं। तो फिर घंटी बजती है, मैच स्टार्ट होता है। तो फिर तभी कोच कह रहा था उसका खेलने का तरीका खराब है, उसके पैरों की चाल बहुत भारी है। तो फिर स्मैन अपने मन में सोच रही थी गुंडे जो गली के बदमाशों की तरह झगड़ा करते हैं और सोचते हैं कि बॉक्सिंग कोई आसान चीज है, इनको जगाने के लिए मार पिटाई की जरूरत है। तो फिर स्मैन पंच पे पंच उसके ऊपर मारती रहती है लेकिन वो किसी तरीके से सॉन्ग जिनवो बच जाता है। तो फिर वो कहता है ओह नॉट बैड। तो फिर सुमैन एक जोर से पंच मारने की कोशिश करती है एक बार फिर से। तो फिर वो सॉन्ग जिनवो डॉज कर लेता है तो फिर जिसकी वजह से वो बच जाता है। तो फिर तभी सॉन्ग जिनवो पोजीशन लेता है और उसको एक अपर देना चाहता था। तो फिर जैसे ही वो पंच मारने लगता है लेकिन फिर तभी सुमैन उसे बच जाती है। तो फिर सुमैन में थोड़ा पसीनो पसीन होते हुए कहती है सच में ये लास्ट वन तो काफी डेंजरस था। तो फिर वो अपने मन में सोचने लग जाती है क्या ये सिर्फ एक किस्मत थी। तो फिर सॉन्ग जिनवो कहता है अरे बाप रे बस थोड़ा सा रह गया, मैं भी ये लैंडिंग कर सकता था। तो सुमैन अपने मन में कहने लगती है घमंड मत करो। तो फिर सुमैन उसके बाद एक पंच मारती है लेकिन सॉन्ग जिनवो उसको भी डॉच कर लेता है। तो फिर दूसरा मारती है, उससे भी वो बच जाता है। तो फिर सॉन्ग जिनवो कहता है अब हमारे पास ये क्या है, क्या वो जाल में फंस गया। तो फिर इतने में ही वो सुमैन को एक जोर से पंच मार देता है तो फिर जिससे वो बच नहीं पाती। तो फिर कोच भी बहुत ज्यादा हैरान हो जाता है। तो फिर हमारा कीजू भी जल्दी से रिंग में आ जाता है सुमैन। तो फिर सुमैन नीचे गिर जाती है। तो फिर तभी कीजू थोड़ा डरते हुए उसको कहता है सुमैन क्या तुम ठीक हो। तो फिर दूसरी साइड हम सॉन्ग जिनवो को देखते हैं जो कि कहता है काफी समय हो गया है, मेरा कंट्रोल काफी खत्म हो गया है। तो फिर वो वहां से जाते हुए कहता है आज के लिए इतना काफी है। तो फिर कीजू कहता है आपको क्या लगता है आप कहाँ जा रहे हैं। तो फिर तभी सॉन्ग जिनवो पीछे मुड़ता है। तो फिर हमारा कीजू कहता है तुमने कहा था ना तुम मेरे साथ जाना चाहते हो, तो फिर आपको अभ्यास करना पड़ेगा, तो मिलते हैं स्पेयरिंग में। तो इसके बाद दोस्तों हमारा 17 चैप्टर फाइनली खत्म हो गया और काफी ये कमाल की सीरीज है, काफी कमाल की कहानी है, आपको काफी मजा आया होगा। तो लास्ट में दोस्तों इतना ही कहूंगा, इंस्टाग्राम पे फॉलो करना मत भूलना और विश यू ऑल द बेस्ट। एपिसोड स्टार्ट होता है तो फिर हम देखते हैं हमारे कोच को जो कि कहता है आखिर ये सब इस हालत तक कैसे पहुंच गए। तो फिर सॉन्ग जिनवो तभी थोड़ा डरता हुआ अपने मन में सोच रहा था चैंपियन के साथ स्पैरिंग करने से मेरी धड़कनें तेज हो जाती हैं। तो फिर वो कीजू की तरफ देखता हुआ अपने मन में सोचता है तो यही वो आदमी है जिसने डिकोगू को हराया था। तो फिर कोच कीजू को ग्लव्स पहनाते हुए कहता है जल्दी मत करो। तो फिर कीजू भी कहता है ओके। तो फिर कोच उसे बताता है ये बंदा बॉक्सिंग में नया नहीं है। तो फिर कीजू कहता है क्या ये कोई इन फाइटर है। तो फिर कोच कहता है क्या तुम्हें तो पहले से ही पता था। तो फिर कोच अपने मन में सोचता है आपने उस छोटी सी झड़प से ही ये बात समझ ली। तो फिर हम अपने एमएससी को देखते हैं जो कि अपने मन में सोचता है ऐसा हो ही नहीं सकता कि मुझे पता ना हो, मैंने उस शैली से परेशान होकर बहुत लंबा समय बिताया है। तो फिर कीजू पुराना टाइम याद करता है जब सॉन्ग जिनवो उसको पीटता था। आज भी कभी कभी उन बुरे सपनों के कारण मैं ठंडे पसीने से भीग कर जाग जाता हूँ, बट शायद इस रिंग में वो पुरानी परछाई मुझ तक ना पहुंच पाए। तो फिर इतने में दोनों प्लेयर रेडी हो जाते हैं। तो फिर कीजू पहला पंच लगाने के लिए बिल्कुल रेडी था। तो फिर कीजू लेफ्ट हैंड से उसके ऊपर एक पंच मारने लगता है। तो फिर तभी सॉन्ग जिनवो साइड से एक पंच मारता है तो फिर जिसकी वजह से उसका पंच वहीं पे रुक जाता है। तो ये देख के कीजू थोड़ा परेशान था। तो फिर तभी कोच अपने मन में सोच रहा था ओ एंट्रेंस टेस्ट के दौरान चैंपियन को कोचिंग देना संभव ही नहीं है। तो फिर सॉन्ग जिनवो की बारी आती है। तो फिर सॉन्ग जिनवो अटैक करता है तो फिर हमारा कीजू उसे डॉच कर लेता है तो फिर जिसकी वजह से वो बच जाता है। लेकिन अगले ही पल सॉन्ग जिनवो का पंच उसके सिर पे लगता है। तो फिर कोच अपने मन में सोचता है वो बच्चा कीजू बिना सोचे समझे बीच में आ गया और नुकसान घट गया। तो फिर हम देखते हैं सॉन्ग जिनवो उसके ऊपर लेफ्ट राइट से पंच पे पंच मारता जाता है। तो फिर तभी कीजू उसको धक्का मारते हुए थोड़ा पीछे कर देता है। तो सॉन्ग जिनवो कहता है छी ये तो बहुत परेशान करने वाला है। तो फिर वो कीजू की हालत देखता हुआ अपने मन में सोचता है क्या इस तरह के आदमी ने डिकोगू को हराया। ये तो सभी को दिख रहा है कि वो बहुत लंबे समय से बॉक्सिंग नहीं सीख रहा है ना, या फिर क्या वो मुझे इस समय मुझे ऊपर से देख रहा है, मुझे चेक कर रहा है। तो फिर एमसी अपने मन में सोचता है शायद मैं आपको याद ना रहूं लेकिन मैं आपको अच्छे तरीके से जानता हूं। तो फिर इतने में हम कीजू की हालत देखते हैं जो कि बहुत ही ज्यादा थका हुआ लग रहा था। तो फिर सॉन्ग जिनवो आगे बढ़ता है तो फिर उसके ऊपर राइट हैंड एक पंच मारने की कोशिश करता है। तो फिर कीजू अपने मन में सोचता है तुम्हारा स्टैंस, तुम्हारी फिस्ट
यहाँ तक कि तुम्हारे एक्सप्रेशन, सिर्फ तुम्हारी आंखों से मुझे ठीक ठीक पता है कि कहाँ और कैसे तुम इतनी अच्छी तरह से हिट करने की प्लानिंग बना रहे हो कि मेरा खून खौल उठता है। उस समय मेरा यही मानना था कि मार हमेशा मुझे ही खानी पड़ती थी। मैंने खुद को समझाया इस तरह से कि ये जल्दी खत्म हो जाएगा, मुझे बस कुछ समय के लिए इसे सहना होगा। मैंने उस पैथेटिक बहाने के पीछे खुद को छिपा लिया, लेकिन अब ऐसा नहीं है। तो फिर इतने में कीजू उसके बिल्कुल गले लग जाता है। तो फिर तभी सॉन्ग जिन्हो कहता है, छी कितनी परेशानी है। तो फिर कोच अपने मन में सोचता है, नॉर्मली जब आपका सामना एक इनफाइटर पंचर से होता है, मेन बात है लगातार वार करना, दूरी बनाए रखना और अंक बटोरना। बट अगर आपके पास पीछे हटने की भी जगह नहीं है तो फिर अपना सिर उसकी छाती पे घुसाकर आगे बढ़ना वास्तव में एक अच्छी प्लानिंग हो सकती है। याद है कुछ समय पहले पीओ ने भी मैटिस से इसी तरह लड़ाई की थी, लेकिन बिना कभी सिखाए उसने ये सब कर दिखाया। तो मेरा मतलब है उसे बहुत पीटा गया है। तो फिर तभी कोई कहता है वो इस सिचुएशन में मेरी उम्मीद से काफी अच्छे तरीके से संभाल रहा है। तो फिर हम देखते हैं वो सुमैन होती है। तो फिर तभी कोच थोड़ा डर जाता है। तो फिर वो कहता है, ओहो तुमने तो मुझे डरा ही दिया। सुमैन तुम यहाँ पे कब से हो? सबसे इम्पोर्टेंट बात, क्या तुम्हारा अभी शरीर ठीक है? तो फिर तभी सुमैन कहती है, मैं ठीक हूँ, मैंने बस थोड़ी सी सावधानी कम कर दी थी। तो फिर कोच कहता है, हाँ कुछ हद तक ऐसा ही था, लेकिन वो लड़का बॉक्सिंग में कोई नया नहीं है, नहीं बल्कि यूं कहें कि वो काफी समय से बॉक्सिंग कर रहा है। तो फिर तभी कोई अचानक से कहता है, काफी लंबा समय वो वाला? तो फिर तभी कोच फिर से डरता हुआ कहता है, ओहो तुमने मुझे फिटरा दिया और आप यहाँ कब से हैं? तो फिर तभी स्मैन कहती है, मैं यहाँ काफी समय से हूँ, लगता है आप वाकई में फोकस थे। तो फिर कोच कहता है, कुछ समय पहले से। तो फिर वो कहता है, हेलो डायरेक्टर। तो फिर हम देखते हैं कोई नया बंदा आ जाता है, शायद वो। तो फिर हम कोच को देखते हैं जो कि खांसते हुए एक प्रोफेशनल कोच की तरह एक्टिंग करता हुआ कहता है, खैर अगर यही सिलसिला जारी रहा तो कीजू खतरे में पड़ जाएगा। तो फिर हम सॉन्ग जिन्हो को देखते हैं जो कि कहता है वो सचमुच उस पर पूरी तरह से फिदा है। तो फिर हम देखते हैं कीजू उसके एक बार फिर से गले लग जाता है। तो फिर तभी सॉन्ग जिन्हो कहता है, डैम इट मुझसे दूर रहो, हटो हटो हटो। तो फिर वो उसको धक्का मारते हुए पीछे कर देता है। तो फिर हम कीजू को देखते हैं जिसकी हालत बिल्कुल खराब हो जाती है। तो फिर सॉन्ग जिन्हो कहता है, हाँ ये काम पूरा हो गया लगता है। उसका गार्ड गिर चुका है और उसके पैर मानो फर्श से चिपक गए हों। अगर इसका अंत ऐसे हुआ तो बहुत निराशा होगी। तो फिर इतने में सॉन्ग जिन्हो आगे बढ़ता है और उसके ऊपर पंच मारने लगता है। तो फिर हम कीजू को देखते हैं जो कि अपने मन में सोचता है, अब मुझे पता चल गया है किसी को मारना ठीक है जैसी कोई बात नहीं होती, कोने में छिपने से मुझे कभी भी सुरक्षा नहीं मिल सकती। तो फिर हम देखते हैं सॉन्ग जिन्हो उसके ऊपर पंच मारता है, लेकिन कीजू उसको डॉज कर लेता है जिसकी वजह से वो उसके पंच से बच जाता है। और पहली बार मैं अपने हक के लिए खड़े होने के लिए अपनी मुट्ठियों का इस्तेमाल करूंगा। तो फिर हम देखते हैं अगले ही पल कीजू उसके पेट पे एक जोरदार पंच मार देता है, तो और जिसकी वजह से सॉन्ग जिन्हो की हालत कुछ ऐसी हो गई थी। तो फिर कोच थोड़ा हैरान होते हुए कहता है, ओ ये क्या था? तो फिर स्मैन अपने मन में सोच रही थी, ओ मेरे साथ भी बिल्कुल यही हुआ था। तो फिर हम कीजू को देखते हैं जो कि बहुत ही थका हुआ था। तो फिर हम सॉन्ग जिन्हो को देखते हैं जो कि धीरे धीरे करके पीछे जा रहा था क्योंकि पंच काफी जोर से लगा था। तो फिर उसका एल्बो रोप से लग जाता है, तो फिर वो थोड़ा आराम करने लगता है। तो फिर हम सॉन्ग जिन्हो को देखते हैं जो कि अपने मन में सोचता है, मुझे अब याद आया, ये कमीना लूजर कीजू, तुम्हें लगता है तुम बड़े हो गए हो, है ना? तो फिर हम देखते हैं वो बहुत ही ज़्यादा डेंजरस पोजीशन में आता हुआ कहता है, आपको देखकर अच्छा लगा दोस्त। तो इसके बाद दोस्तों हमारा 18 चैप्टर कंप्लीट हो चुका है।